जी। हॉस्टल लाइफ ने सिखाया कि नहीं नहीं, गिव अप तो आपको नहीं करना है, आपको मतलब लड़ना है, जीना है, कुछ सीखना है। और हम लोगों ने सीखा। डिफरेंस क्या है ईपी कॉलेज एंड हरिश्चंद्रा कॉलेज है, मान लीजिए वहाँ पे, वहाँ के बच्चों में। तो मैं यही बोलता था कि लैब लैब डिफरेंट था। ईपी कॉलेज में लैब्स होती थी, हम चलाए भी सर और नंबर भी मिले। बट मैं न्यू जनरेशन को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना है तो इसको कॉन्सेप्ट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बट वो लाइफ में हमें मार्क्स मिले सर, लेकिन उसका फेल्योर ये हुआ कि हमें मास्टर्स में कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ। उसका रीजन यही था कि हम लोगों ने सेलेक्टिव स्टडी किया, स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं। सेटबैक इन सेंस ये था कि लो कर लो, 75% लेके क्या करोगे आप, कहीं नहीं एडमिशन हुआ। बट जो 60 वाले थे कंटिन्यूअस स्टडी करते थे सर, लगे रहते थे, उनके एडमिशंस इधर कहीं वो उन्होंने बीएचयू में लिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या कहीं डिफरेंट डिफरेंट वॉट एवर, किसी यूनिवर्सिटियों में या किसी पर्टिकुलर कोर्स में चले गए, कोई बीएड करने चला गया। तो बोलते थे लोग कॉलेज में, मेरा उसी समय नाम ना दरोगा रख दिए लोग हॉस्टल्स में कि तुम दरोगा हो गए हो, एसआई की तुमने फिजिकल निकाल लिया। तो सर वो मेरे लाइफ का एक साथ में ये होता था कि डी ब्लॉक जीत गया तो हम उनके पहले जाके लाल पेड़ा उनके खाते थे। तो एक होता ना, जैसे ही ग्राउंड के बाहर निकले, जो ट्रू स्पोर्ट्सशिप होती है सर, वो भी लाइफ में मैंने ईपी कॉलेज के ग्राउंड से सीखा। और पता नहीं उस ग्राउंड से तो सर बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स भी निकले। हम लोग तो कोई मतलब उसके धूल के बराबर भी नहीं है सर। एक पेपर की बात कर रहा हूँ, वहां जी। से अब ग्रिफिथ, एक ग्रिफिथ बुक्स होती है सर। सेकेंड बुक्स के बारे में मैं जो फर्स्ट ईयर के बच्चों को बात करूंगा सर, मॉडर्न फिजिक्स की बुक्स होती है, आर्थर बाइजर। जी। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स जेटली की बुक आती है, क्वांटम मैकेनिक ब्लॉस्टेन एंड जॉनसन की बुक्स आती है। जी। आप इन दोनों बुक्स के लीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो क्वांटम मैकेनिक्स बाय ग्रिफिथ आता है, इस तो फ्लॉड फ्लॉड की किताब पढ़िए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलीनियम एंड हेल्पियाज की बुक्स हैं, तो कीटेल की बुक्स तो पढ़िए, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, आर्या की किताब है। जी। इसके फिर इसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स आती है, सॉरी मैं भूल गया था। बट मैं सर जैम के अलावा जी। आपको जिसे दूसरा प्लस पीएचडी, उसके लिए सर जेस्ट का एक एग्जामिनेशन होता है, अच्छा। जीईएसटी, उसको ज्वाइंट इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। लाइक पीआरएल, एचआरआई, टीफर भी आता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भी जेस्ट के ऐसे में कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो वो एक ऑप्शन इंडियन साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, आईफीफर जीएस, अच्छा। TIFRGS के नाम से ये इंडिविजुअल एग्जाम का, उसका नाम है नेस्ट, NEST, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, एसटी बोलते हैं, अच्छा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये अच्छा। इसरो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जेएनयू, गेट है। नेट तो है आपके पास, आप CSIR नेट करते हैं तो आपका कॉलेज में लेक्चरशिप बन जाते हैं, आप बनने की एलिजिबिलिटी हो जाती है, बन नहीं जाती। फिर डीआरडीओ का सर साइंटिस्ट बी का एग्जामिनेशन होता है, आप साइंटिस्ट बी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसरो के लिए भी सर साइंटिस्ट बी के लिए फॉर्म आता है। बार के लिए सर साइंटिस्ट बी के लिए ONGC, भेल एंड NTPC। इसमें जाने के लिए सर ये आपके गेट स्कोर पे आपका इंटरव्यू कॉल होती है। ये एक MSc कराती है सर 2 इयर्स का आफ्टर ग्रेजुएशन। और ये जो इसे अपने आप डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, कैट कैट मतलब MBA वाला कैट नहीं, कैट बार, इसका एंट्रेंस एग्जाम। नमस्कार। आज हम डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह जी से बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर अंजनी जी इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक बहुत ही नामी कॉलेज दिल्ली के, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अंजनी जी ने BSc और MSc यूपी कॉलेज से किया है। आपने MSc फिजिक्स डिपार्टमेंट से किया सन 2004 में। फिर उसके बाद आप दिल्ली चले गए और वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने अपनी PhD अर्जित की है। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि नई दिल्ली में है, उसमें आपने एज ए लेक्चरर योगदान दिया है सन 2010 से 2016 तक। और 2016 से आप आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से जुड़े हुए हैं। और मुख्य बात ये है कि जब आप हमारे कॉलेज में थे, आप हमारे कॉलेज के विद्यार्थी थे, तो आप MSc प्रीवियस के टॉपर रहे हैं, आपको गोल्ड मेडल मिला है।
आप हमेशा ही टॉप 4 बच्चों में आप रहे हैं बीएससी के दौरान भी, और सन 2005 में आपने सीएसआर जेआरएफ फिजिकल साइंसेज में क्लियर किया। तो स्वागत है डॉक्टर अंजनी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मेरे इस चैनल में मौका देने के लिए। उस कॉलेज से जहाँ पे मैंने अपने लाइफ के 5 साल गुजारे, और शायद मेरे वो लाइफ का एक गोल्डन पीरियड भी था कि पुरानी खट्टी मीठी यादों को ताजा करूं। तो डॉक्टर अंजनी जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ? क्या आप वाराणसी से ही हैं? जी 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 नहीं सर, मेरा जन्म सर वाराणसी की, जैसे कह सकते हैं ना कि बहन काशी का बहन गाजीपुर को माना जाता है सर, हम्म, सिस्टर सिटी है। हम्म, तो गाजीपुर से ही 10-12 किलोमीटर दूर गंगा उस पार में एक छोटे से गांव सोनवल गांव है सर, जी, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। मैं एक संयुक्त परिवार में पला बढ़ा। फिर मैंने प्राइमरी जो एजुकेशन है सर गांव से ही लिया। प्राथमिक पाठशाला थी मेरे गांव में, वहां से मैंने प्राइमरी एजुकेशन लिया। प्राइमरी एजुकेशन के बाद सर छठी जो है 6 to 8, क्योंकि मेरे गांव में भी स्कूल थे 6 से 8 का। जी, बट हमारे इलाके में सर कह सकते हैं कि एक पर्सन थे बालेश्वर राय, मतलब एजुकेशनिस्ट कर सकते हैं, विजनरी थे। उन्होंने एक स्कूल सेटअप किया था मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर। वो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल था। तो सर मैं वहां पढ़ने के लिए डेली जाता था वॉक करके, मतलब पैदल जाना जाना। आप बिलीव कर सकते हैं आज के बच्चे मतलब लग्जरी में बिल्कुल, जीते हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे फादर कैपेबल नहीं थे जो मेरे को शहर में भेज के किसी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में पढ़ा ना सके। मेरे फादर भी खुद एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। बट जी, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा जब तक स्ट्रगल नहीं करेगा, वो सीखेगा नहीं, बाहर जाएगा तो कैसे सरवाइव करेगा। हुँ, तो मैं 6 से 8 तक सुहवल जाता था सर। मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर था, पैदल था। पैदल हम लोग 2-3 गांव के 2-3 बच्चे और थे। तो डेली हम लोग का 3 सर वहां गुजरा। और छठी क्लास में मैं थोड़ा सा, मेरी राइटिंग अच्छी होती थी, तो पहले गवर्नमेंट स्कूलों में सर सरकारें इस तरह के छोटे छोटे कंपटीशन कराती थी कि पहले वो आपके ब्लॉक स्तर, फिर ब्लॉक के बाद जिले स्तर, फिर मंडल स्तर। सर मैं मंडल स्तर पे राइटिंग कंपटीशन का विनर भी रहा। वाह! जो इस परिषदीय स्कूलों का होता है, अब पता नहीं सर, अब अभी का सिचुएशन मेरे को नहीं पता जी, कि सरकार अभी इसको कंडक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। जी, तो वो मैंने मतलब मंडली विनर रहा राइटिंग का सर। उसी में मेरे को पहली बार स्कॉलरशिप, एक बड़ा ना सर, अमाउंट छोटा हो लेकिन जो पैसे मिलते थे ना उसकी अजीब फीलिंग होती थी। तो बिल्कुल। पहले एक यूपी गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति प्रतियोगिता होती थी, जो छठी क्लास में बच्चे उस कंपटीशन में भाग लेते थे। और मैं पैसे पे नहीं जाऊंगा सर, बिलीव नहीं करेंगे। छठी क्लास में मैं था 93 में। जी, 93 में सर वो 20 रुपये अमाउंट होते थे, 20 रुपये पर मंथ। हुँ, और बट सर उसके लिए मतलब मारा मारी इतनी ज्यादा थी। हम लोगों ने जिला मुख्यालय पे, मैं पहली बार आया और मेरे फादर लेके आया, मैंने उस कंपटीशन को दिया, पास हुआ। तो छठी से 8वीं तक वो मेरे को फेलोशिप भी मिली सर। बहुत अच्छा। और तो गांव से जर्नी यहीं तक रही। गांव के बाद 8वीं करने के बाद मैं शहर आया, और जी, गाजीपुर के सबसे एक प्रतिष्ठित स्कूल था आदर्श इंटर कॉलेज। हुँ, मतलब उसमें जिले का नंबर 1 स्कूल कर सकते थे। रिटर्न के थ्रू हमारा सर 9th में मैंने एडमिशन लिया। हुँ, और पहली बार मतलब जब वहां पे मैं आया, गांव से आया था, बिल्कुल लगा को माय गॉड, मतलब जिंदगी तो हम गांव में हमें लोग चढ़ा देते थे पढ़ने में, तुम बहुत अच्छे हो, ये करोगे वो करोगे वगैरह वगैरह। जब मैं 9th में आया पता चला कि हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं जानने वाला नहीं है। टीचर भी उन्हीं बच्चों को वहां पे थोड़ा सा वेटेज देते थे जो बच्चे ऑलरेडी उस स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा कर रहे हो। हुँ, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब 9th का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 55% आया मेरे जी, को 55 आया। मेरे साथ के और भी बच्चे सर जो गांव से थे वो इस स्कूल में एडमिशन लिया था। वहीं सब होता ना, गिव एंड थ्रो का रोल चालू हो गया। बहुत बच्चों ने वहीं से गिव अप करना धीरे धीरे करे, यार ये तो बहुत मुश्किल स्कूल है, 55% मिल रहे हैं, क्या होगा। वहीं से छोड़ना भी चालू कर दिए। और शायद जो नहीं छोड़ा वो आज के जगहों पे वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल्ड है। बट हम लोगों को लगा, मैंने को खुद लगा कि मैं किसी किसी जमाने में, जमाने के नहीं कह सकते हैं, 6 महीने पहले अपने स्कूल का टॉपर हुआ करता था, और यहाँ पे आके मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई टीचर जानता नहीं है। इसके बाद वो मैंने
जो 6 मंथ 9th का जो नेक्स्ट 6 मंथ था, मैंने सर 55% पाया, फिर हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम में 70 करके एनी हाउ 65% से 9th मैंने कंप्लीट किया। और मेरे स्कूल में कहावत थी सर कि जो बच्चा 9th में जितना परसेंट पाया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 10% और ऐड कर लीजिए। तो जो बच्चे 65% पे थे वो 75 पे गए, 75 वाले 85 पे गए। ये जनरल सा ट्रेंड था सर। बट ये है कि जब हम लोगों ने 10th में 74% जब मेरे मार्क्स आए, तो धीरे धीरे वहाँ के टीचर भी थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना चालू किए को ये ऑर्थोडॉक्स टाइप का बच्चा कौन है जो मतलब आया, जो कभी परफॉर्म नहीं किया स्कूल के लाइफ में, और 10th में अच्छे मार्क्स 74% मेरा आए हुए थे सर 10th में। इसके इसके बाद मैं 11th में फिर वहां से सर मेरी लाइफ थोड़ी सी, क्योंकि ये जो टीचर होता है ना कि पुशअप करने लगे, आपको बातें करने लगे कि कौन हो कैसे हो, तो ना कॉन्फिडेंस लेवल सर अब अब जो कॉन्फिडेंस लेवल मैंने 2 साल पहले लूज कर दिया था सर 9th में, जब स्कूल में आया, एक बड़े स्कूल में आया, वो धीरे धीरे फिर बुटअप होना चालू हुआ। और पहली बार फिजिक्स से लगाव सर मेरे को 9th में 11th में ही हुआ। अच्छा। और 11th-12th मैंने आदर्श से किया सर। और एक अच्छी बात ये रही सर कि मैंने 12th में फिजिक्स में 96, उस साल का यूपी बोर्ड का मेरा हाईएस्ट मार्क्स थे सर। मतलब बहुत ही 12th में मैंने अच्छी बात है। 96। जी 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 जी। तो इसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को फिजिक्स पढ़नी चाहिए। बट होता सर ना कि गांव से थे, थोड़ा गाइडेंस की कमी थी, अनगाइडेड मिसाइल थे हम लोग 12th में। हाँ, ऑब्वियस सी बात है सर कि जब तक आपको टारगेट नहीं पता है तो मतलब 11th-12th मतलब अच्छा गया सर लाइफ का। मतलब मैंने ये नहीं कह सकता कि कुछ मिस्टेक किया, बहुत पढ़ाई की। जी बट जो समर मतलब समर में जो क्या हुआ सर, एग्जामिनेशन हुए और घर में 2 महीने गर्मियों की छुट्टियों में होता है ना कि मतलब उनके उसकी वजह से सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे। जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, जहां से 2 जगह से मेरे को कॉल आई थी। वन इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड सेकंड ईपी कॉलेज। जी मैंने बनारस को सर चूंकि इसलिए प्रिफर किया, ईपी कॉलेज के बारे में मैं जानता भी नहीं था, कुछ दोस्तों की वजह से मैंने फॉर्म को भर दिया था कि मेरे अधिकतर दोस्त बोले कि मैं कोचिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने जीआरएस में एडमिशन लिया। कोई भी मेरा फ्रेंड जो स्कूल का था वो इलाहाबाद नहीं गया। तो मैंने सोचा कि चलो यार, बनारस में रहेंगे तो मैं भी कोचिंग करूंगा, तैयारी करूंगा, उन दोस्तों के टच में रहूंगा। जी। तो वो एक रीजन था कि मैंने सर यूपी कॉलेज में आया। अच्छा। तो 99 में मैंने एडमिशन लिया। तो ये मेरी प्रारंभिक शिक्षा रही सर। जी जी। तो फिर 99 से फिर मेरा यूपी कॉलेज में करियर स्टार्ट हुआ। करियर नहीं कर सकते, एकेडमिक करियर स्टार्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यूपी कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और फिर आप 99 में यूपी कॉलेज आ रहे हैं। कैसा आपका शुरुआती अनुभव रहा कॉलेज के परिवेश में हाँ भी और हॉस्टल के संदर्भ में भी? सर, इस बात को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट तो हॉस्टल लाइफ है, और सेकंड पार्ट थोड़ा सा एकेडमिक। सर, गांव से आने के बाद ईपी कॉलेज में एडमिशन लिया, हॉस्टल्स के बारे में भी नहीं पता था। एडमिशन लेने के बाद हमारे कुछ जानने वाले आसपास पड़ोस में रहते थे, उनके घर पे रहने लगा, कॉलेज आने लगा। कॉलेज में स्टार्टिंग डेज में सर अभी ना कोई दोस्त ना कोई कुछ नहीं, क्लासेज भी उतनी फ्लो में नहीं चलती थी कि, तो धीरे धीरे लोगों ने पता चला कि आपको, चूंकि पहले लिस्ट में हॉस्टल का फॉर्म निकला हुआ है, हॉस्टल ले लीजिए। मैंने हॉस्टल अप्लाई किया सर, और हमको न्यू हॉस्टल ए ब्लॉक मिला। और मेरे जो फर्स्ट वार्डन थे वो डॉक्टर वाई सिंह थे। इसके बाद सर जब मेरे को याद है सर, वो 10 अगस्त का दिन था। 10 अगस्त को मेरे को हॉस्टल मिला, और मैं हॉस्टल में गया और पूरा रूम की सफाई वफाई करने के बाद, और रात को सडन मतलब 50 बच्चों का झुंड मेरे रूम पे आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, किसी ने कुछ बताया नहीं था, गाइड नहीं किया था, कोई जानने वाला नहीं था कि रात को क्या होने वाला है। फिर वो एक रैंकिंग का प्रोसीजर, एक आर्मी ट्रेनिंग वहां पे जो चालू हुई, लिटरली सर वो आर्मी ट्रेनिंग ही था। 6 महीने आपको क्या बोलते हैं कि आपको, आपके कमरे की लाइट 11 बजे से पहले बंद नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपको कोई सीनियर कमरे में धमक आता था। ये शर्ट आपके रात को भी बंद होती थी, और आपको पढ़ना है। सबसे बड़ी सर वहां पे एक जो मतलब स्पेशल व्यवस्था थी इस हॉस्टल की, रूम के बाहर हम निकलने में सर डरते थे। डरते इसलिए थे कि बाहर निकलते ही आपको
एक स्पेशल जो राजा महाराजाओं के टाइप 90 का कॉन्सेप्ट डॉक्टर था वो। डॉक्टर संजय सिंह जी का आपने वीडियो देखा था? हाँ, संजय हमारे बैचमेट रहे सर, अच्छा और अच्छा हम अच्छा साथ अच्छा। संजय और एक अच्छा लाइफ जिए हैं संजय के साथ। बट संजय हमारे कंपटीटर रहे, क्योंकि वो डी ब्लॉक में थे, तो हॉस्टल्स गेम्स में हम दूसरे के कंपटीटर भी थे। बाद में हम सेम हॉस्टल में भी आए, जी और संजय हमारे अभी भी हमारे कल परसों संजय से बात भी हुई, और जी संजय का वीडियो देखकर ही मैं इन्फ्लुएंस हुआ, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट किया। जी। तो 90 की सर व्यवस्था थी वहां पे। बाहर निकलते जो सीनियर्स मिलते थे उनको झुक के 90 डिग्री पे नमस्कार करो। उसमें सर ये कुछ निगेटिव बातें ये थी कि बहुत से बच्चे से जो प्रेशर को झेल नहीं पाए और हॉस्टल छोड़ के बाहर आ गए, इनफैक्ट कॉलेज को ही छोड़ दिया। अच्छा। बट होता है सर ना कि नहीं, दो चीजें उसका जो सबसे अच्छी निकल के आई कि हमारे सीनियर्स का इंस्ट्रक्शन था कि आपको रात में 11 बजे तक पढ़ना है। हम लोग सर अब बिलीव नहीं करेंगे, ईपी बोर्ड से पढ़ के आए मैथ। मतलब मैं सर बड़ाई नहीं कर रहा, बट मेरा जो कैरियर था एक आउटस्टैंडिंग रहा है। बाद में दोस्त बढ़ते गए तो ग्राफ स्लाइटली डीके किया। बट मैथ में और मेरे को फिजिक्स में कभी, मैं केमिस्ट्री से डरता था, शुरू से डरता था सर, 9th से ही डरता था केमिस्ट्री से। बट मैथ फिजिक्स मतलब मेरे लिए कभी नॉट ए बिग डील, कभी ऐसा नहीं लगा कि, मतलब मैं यूपी कॉलेज में जब सिलेबस आया तो मैंने देखा कि सब कुछ तो इंग्लिश में है, अब तो करना क्या है। बट जो सीनियर्स ने बोला कि रात के 11 बजे पढ़ना होता है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, बस मैं फिजिक्स की ना मीनिंग याद करता था कि चलो अच्छा। ऑसिलेशन है तो ऑसिलेशन की स्पेलिंग क्या होगी, क्योंकि डेरिवेशन पार्ट में मेरे को प्रॉब्लम कभी फील नहीं होती थी, क्योंकि लगता था इज वेरी सिंपल थिंग, 10+2 में भी पढ़े हैं हम। जी क्योंकि 10+2 में फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था, और चूंकि सेम उसका जो सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर का सर, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। जी। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या होती थी कि सपोज कीजिए कि जो इंग्लिश वर्ड है, तो मैं वो स्पेलिंग याद करता था सर, कि स्पेलिंग याद कर लूं ताकि वो लिखने में प्रॉब्लम ना आई। तो जो सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन थी कि रात के 11 बजे तक जगना है, तो शायद वो सर इंस्ट्रक्शन ना मिला होता तो मैं आगे मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस होती। और इनफैक्ट जो मेरे साथ के बच्चे हैं जिन्होंने हॉस्टल को छोड़ा, जी वो फेस करते रह गए सर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, वो जो बाहर आ गए उनको फिर सीनियर्स का सर वो भी, लेकिन साथ साथ में एक अच्छी बात ये थी कि सपोज कीजिए कोई सीनियर अचानक धमक के आया, पूछता था क्या पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कोई क्वेश्चंस आपको सपोज कीजिए कि आपको प्रॉब्लम आ रही है भैया, हम लोग भैया बोलते थे सर ईपी कॉलेज में, जी। ये प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली उनको उनको आए या ना आए तो किसी और को पकड़ के लाते थे कि अरे यार उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉर्ट आउट कर दो, तो इमीडिएटली आपको एक सोल्यूशन मतलब मिलता था। और तो सर हॉस्टल का जो पार्ट है उसका यही था कि आपको एक जीने का मतलब जज्बा मिला, कैसे जीना है, सीखना है लाइफ में। बहुत लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं सर, अचानक उनको कोई प्रॉब्लम आती है, सडन गिव अप कर देते हैं। जी हॉस्टल लाइफ ने सिखाया कि नहीं नहीं, गिव अप तो आपको नहीं करना है, आपको मतलब लड़ना है, जीना है, कुछ सीखना है। और हम लोगों ने सीखा। आज सर एहसास होता है सर में सर बहुत अप्स एंड डाउन आती हैं। जिसने भी सर वहां पे गिव अप किया था और हॉस्टल छोड़ के भागा, सर आप बिलीव नहीं करोगे, वो लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी मतलब। और जो 40 इयर्स में स्ट्रगल कर रहा है, आई थिंक वो लाइफ अब उसकी सेटल नहीं हो पाएगी। जी ये मेरा अपना, क्योंकि जी। हर करियर का सेट होने का, क्योंकि सर हर जगह गिव अप है। आपने वहां छोड़ा ऐसा नहीं है, वो लाइफ की हैबिट बन चुकी है। अगर फिर दूसरे फील्ड में गए, वहां भी थोड़ी सी डिफिकल्टी आई, वहां भी गिव अप कर दिया। तो वो चीजें सर हॉस्टल लाइफ में मतलब मैंने सीखा कि गिव अप नहीं करना है। कि बट ये था कि दूसरा पहलू ये था कि हमें बहुत कुछ सीनियर से सीखने को मिला। कभी भी प्रॉब्लम होती हॉस्टल में सर, एक और हमारे सीनियर बोलते थे कोई बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता था सर। जी यूपी कॉलेज में गंदा कल्चर डेवलप था, डे स्कॉलर के साथ वो कोचिंग एंड ट्यूशन पढ़ते थे। हमारे सीनियर्स का सर दो कंडीशंस होती थी, स्पेशली फर्स्ट ईयर, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर को ही गाइड कर सकते थे। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कि कोई भी फर्स्ट ईयर का बच्चा कहीं बाहर मैथ फिजिक्स का या केमिस्ट्री का ट्यूशन नहीं लेगा। किसी को भी प्रॉब्लम होगी हम सॉल्व करेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात थी सर। तो ऑलमोस्ट हॉस्टल के कोई बच्चे कोचिंग ट्यूशंस नहीं लेते थे। सेकंड, रूल्स, उन्होंने रूल्स बना रहे, सर्टेन रूल्स, रूल्स में रहिए। तो उससे क्या होता है सर, रूल्स में रहते रहते आपकी लाइफ में वो चीजें इंप्लीमेंट हो गई कि रूल्स के साथ ही जीना है। तो सर हॉस्टल लाइफ बढ़िया रहा, मैं हॉस्टल का सीआर रिप्रेजेंटेटिव भी रहा आगे आने के टाइम के साथ साथ। आते हैं सर कॉलेज लाइफ में एकेडमिक की तरफ।
ईपी कॉलेज में सर जो क्लासेस चलती थी सर, और एक टीचर आए सर ईपी कॉलेज में, डॉक्टर प्रभाकर सिंह, मे भी आपने नाम सुना होगा सर। इस समय जी आईआईटी बीएचयू में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर भी हैं। उनका सर बहुत योगदान रहा, स्पेशली मेरे करियर में, मेरे लाइफ में। अ, उनकी वजह से मैंने फिजिक्स को फिर से दोबारा पढ़ना सीखा सर। वो मतलब वो आए और उन्होंने एक पढ़ाने का नजरिया बदल दिया सर। जो एक होता ना कि मैंने देखा था कि मतलब आप 5 साल का पेपर उठा लीजिए सर और थोड़ा सा नजर दौड़ा लीजिए, स्मार्टनेस दिखा दीजिए, पेपर आउट। मतलब पक्का एक सेटअप क्वेश्चन सेट था सर कि आपको यही पैटर्न आएगा, आप करोगे तो कर लोगे। बट वो जो टीचर आए सर, लोगों का नजरिया बदला। और आई थिंक सर अब सर का अगर आप वॉल को चेक करेंगे, मतलब इतने ज्यादा उनके फॉलोअर हैं सर, फिजिसिस्ट हैं सर। इसमें हिंदुस्तान के डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी, एनआईटी, आईसर और जगह फैले हुए हैं। उन्होंने सर, उनकी वजह से मैंने फिजिक्स को भूल गया था सर, लेकिन फिर दोबारा प्रभाकर सर की एंट्री होती है और दोबारा से सर फिजिक्स को पढ़ना चालू किया। तो एक तरह से मोटिवेट किए सर कि पढ़ने का तरीका, क्योंकि वो जर्मन से आए थे बाहर से, एक बच्चों में उनका क्रेज भी था। और सर एक डिफरेंट अप्रोच थी, एक साइंटिफिक अप्रोच, और उनके साथ लगते थे सर, और वो एक्सपेरिमेंट को होता था तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं इस आपके थ्रू मतलब सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सर आप, आज मैं फिजिक्स पढ़ा तो आपकी वजह से। एक अच्छा स्कॉलर भी रहा सर फिजिक्स में, लेकिन बीच में हटा था। वो कई रीजन हो सकते थे, बट प्रभाकर सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा सर मेरी लाइफ में। और पढ़ने का उन्होंने नजरिया बदला कि कैसे पढ़ते हैं, और सोचने का तरीका बदला। और उनकी वजह से सर मतलब मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ नई अप्रोच को चीजें पता चली, बहुत नई न्यू जो थिंग्स है सर। स्मार्टनेस होती है ना कि जैसे सपोज कीजिए आपको एक बिल्डिंग तोड़ना है और एक बच्चा आया हथौड़े लेके तोड़ रहा, जब तक कोई दूसरा आता है बोला हथौड़े क्यों लगा रहे हो, जेसीबी आ गई है आज के जमाने में, जेसीबी लगाओ विद इन 2 मिनट्स। तो शायद सर ने वो चीजें हमें बताई कि मतलब किसी को प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए स्मार्ट वे क्या है। तो एक पहली बार फील हुआ कि नहीं, ये कॉलेज और स्कूल्स में ये डिफरेंस है। ये जो होता है ना सर कि स्कूल टीचर और कॉलेज टीचर। डॉक्टर प्रभाकर जी बहुत यंग, बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत आप इस उनके बारे में कह रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है कि आप जैसे पता नहीं कितने छात्र रहे होंगे जिसमें कि उन्होंने इतना हेवीली उनको इन्फ्लुएंस किया होगा और वो फिजिक्स में अपना करियर बना पाए होंगे। और जी जी कुछ जी। बातें आप अपनी बीएससी पार्ट वन से कुछ बताना चाहें कॉलेज हाँ, के बीएससी पार्ट परिप्रेक्ष्य वन में। में बिल्कुल बीएससी पार्ट वन में सर, पार्ट वन पार्ट टू, जिसे यूपी कॉलेज में था, ऑनर्स का डिग्री नहीं था सर, तो हम लोगों को तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। फिजिक्स में हमें बिपिन बहादुर सर पढ़ाते थे सर, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ बिपिन सर का मैं फैन बना सर मास्टर में, उसको पोर्शन पे मैं आता। क्योंकि बिपिन सर से 1 महीने पढ़ाए थे वेव्स एंड ऑसिलेशन का पेपर, जब तक प्रभाकर सर की एंट्री हो जाती है और बिपिन सर को पेपर रिलीव कर दिया जाता है। इसके बाद बिपिन सर से हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो बिपिन सर पे आता सर, वो मास्टर में आता, मास्टर में हमारे मेंटोर बने वो। तो चूंकि स्टार्ट किया था मैंने फर्स्ट ईयर से, तो फर्स्ट ईयर में सर अच्छा था कॉलेज में, मतलब क्लासेस चलती थी, मैथ स्पेशली फिजिक्स के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैथ भी ठीक ठाक था। केमिस्ट्री से सर मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम मेरे को रही है, टीचर जबकि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को ऑनेस्टली मैं मानता था सर, केमिस्ट्री में टीचर बहुत अच्छे रहे सर, जिसमें आरपी सिंह का सर मैं नाम मतलब सबसे ज्यादा लेना चाहूंगा सर। मतलब ओ माय गॉड, कि अभी भी मैं कोशिश करता हूँ सर कि मैं सर की तरह पढ़ा पाऊँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, मतलब पढ़ाने का जो अप्रोच था ना, मतलब कमाल का था, कमाल का था। तो आई थिंक सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे। जी। और सर गाजीपुर से थे, तो हम्म। पर्सनली मेरे को जानते भी थे, और मेरे जी। चीफ वार्डन भी कुछ दिन रहे वो। तो मेरे से पूछते थे बार बार वो। और मतलब मेरे को याद है एक बार मेरे को भरी क्लास में तमाचा भी मार दिया, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को उनका स्नेह ज्यादा था। हम्म। स्नेह इसलिए ज्यादा था सर कि मतलब होम टाउन हम्म। कह सकते हैं। तो उनको लगता था कि घर का बच्चा है, इसको एक तमाचा दे भी दूंगा तो कोई बोलने वाला नहीं है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, मेरे को केमिस्ट्री आती नहीं थी। मैं आपको शुरू में बोला कि 9th से ही मेरे को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थी, मतलब केमिस्ट्री मेरे को समझ ही में नहीं आती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरे मैथ के पेपर में और फिजिक्स में आउट ऑफ 50 कभी 45 के नीचे नहीं होता था, और केमिस्ट्री में 50 में मैं 17, 18, 19 ऐसे मार्क्स होते थे।
बट इसको मैनेज करके भी मैं टॉप 4 टॉप 5 में रहता था सर। मतलब क्योंकि उधर इतने ज्यादा ना कि 95 और इधर 40%, तो 95 और 40 बैलेंस करके भी मैं 70 के नियर अबाउट, 70 प्लस के नियर अबाउट रहता था। तो केमिस्ट्री में सर मैं आरपी सिंह का फैन हूँ, अभी भी फैन हूँ सर। मेरे को उनकी एक एक बातें याद हैं। और मतलब उनका जो अप्रोच था सर, मतलब बिल्कुल मतलब एक डिफरेंट था, बिल्कुल ही डिफरेंट। ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, पहले बात में एक टीचर के लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या होना चाहिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए। और सर की आवाज में इतनी क्लियरिटी थी, फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं कि लास्ट बेंच पे बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आरपी सिंह सर मतलब बहुत ही मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनसे सीखा सर, थोड़ा बहुत उनकी वजह से थोड़ा इनऑर्गेनिक में कुछ मार्क्स मिल जाते थे सर। बाकी तो ऑर्गेनिक और सर फिजिकल थोड़ा कर लेता था क्योंकि मैथ का स्टूडेंट था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सर पता नहीं 12 नंबर के 13 नंबर ऐसे ही मिलते थे, लेकिन केमिस्ट्री में पास हो जाता था तो तीनों पेपर मिलके आपको पास होने होते थे, तो निकल जाती थी सर कहानी। नहीं जाना, बिलीव नहीं करेंगे, मैं क्लास में जाता हूँ फ्री हैंडेड जाता हूँ सर, या तो क्लास नहीं लेता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्रीडम है सर आपको कि क्लासेस शिफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि आपकी 9:30 पे क्लास है तो आप ही जाओगे, आपका मन नहीं है बच्चों को बोल दो कि चलो हम 10:30 से ले लेंगे। टाइम टेबल कभी भी खाली है, आप फुल डे में जब मर्जी ले लीजिए। बट मेरा लेक्चर प्रिपेयर नहीं होता, मैं नहीं जाता हूँ सर। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ टीचर्स को भी, अगर आपका लेक्चर प्रिपेयर नहीं है डोंट एंटर द क्लास। बट नोट्स लेके जाना, क्योंकि बच्चों पे सर गलत इमेज जाती थी। प्रभाकर सिंह ने उसी चीज को चेंज किया था सर। बच्चों के आते थे हमको याद है कि कभी कभी खाली हाथ में चले आए, किसी बच्चे को बोलते थे लो डस्टर लेके आओ, कोई चाक लेके आओ, इसके बाद वो क्लास में होते सर एक मतलब वो डिफरेंट स्टाइल। तो वो इसको मैं लगता था नहीं यार, अगर टीचर बनो तो इसी स्टाइल में बनो। तो कोशिश करते हैं सर कि कुछ ऐसा मतलब सीखा जाए। तो आरपी सिंह में वो स्टाइल थी सर, तो आरपी सिंह से सर सीखा। केमिस्ट्री में उन्हीं का फैन है। हाँ, तो आरपी सिंह के सर क्लास में था सर, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मतलब कोई दिक्कत नहीं होती थी क्वेश्चन पुट अप करने में, और सर को अच्छा लगता था। इनफैक्ट सर की क्लास में कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं करता था तो क्वेश्चन निकलवा लेते थे, क्योंकि सर का जो टीचिंग स्टाइल था सर, वो मतलब आई थिंक वो टीचिंग के लिए पैसिनेट थे सर। मतलब सेकंड वर्ड में ये बोले कि वो पैसिनेट होता है ना, कि पैसन था उनका। तो मतलब सर मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मैं ऑलवेज मतलब मेरे को लगता था कि सर की तरह अगर टीचर बनना है ना तो सर की तरह बनो। तो बट केमिस्ट्री में सर 2 साल रहा, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में सर मैंने पीएम ग्रुप ले लिया, मैथ एंड फिजिक्स। और यहाँ पे स्टैट वाले बच्चे भी सर आए, थोड़ा ग्रुप बड़ा हुआ। और उस समय सर फिर लगा कि आगे पता नहीं सर क्या अनसर्टेन थी लाइफ, एमसीए करना है एक नया, मतलब एक सिफुगा किसी ने छोड़ दिया, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मैथ की तरफ रुझान ज्यादा हो गया। और चलने लगी सर लाइफ। एनी हाउ ग्रेजुएशन सर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, लेकिन मैं सर ईपी कॉलेज में एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं लैब करता था सर, मतलब मेरे को फिजिक्स आती थी और मैं लैब करता था। लैब में जाना, मेरे हॉस्टल्स के बच्चे बोलते थे तू फाइल कंप्लीट कर लियो, फाइल दे देना, मैं रीडिंग नोट कर लूंगा, या अंजनी अटेंडेंस लगा के किट पे वो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे सर। मैं किट जनरली इशू नहीं कराता था, मैं बोलता था नत्थु भैया मेरे को रोहेस्टर दे दो, नत्थु भैया मेरे को वायर दे दो, नत्थु भैया मेरे को मीटर दे दो, मल्टीमीटर दे दो। और मैं सर करता था एक्सपेरिमेंट को, और एक्सपेरिमेंट करने का नतीजा ये हुआ सर कि आ, होता ना कि जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे मतलब एक्सपेरिमेंट का यूजर फ्रेंडली होना। ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट पे सर जैसे फिजिक्स में जैसे जो सबसे टफेस्ट पोर्शन होता है, बिकॉज ऑप्टिक्स में होता क्या है सर कि आप कितनी अच्छी थ्योरी आती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी। आपको कितने अच्छा सेटअप के साथ आप प्ले कर पा रहे हैं। तो वो मैं सर बचाऊ सर का नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने सिखाते थे। यूपी कॉलेज में एक अच्छी बात थी सर कि कुछ टीचर थे, अगर आप सीखना चाहते हो तो सर वो टाइमिंग ओवर होने के बाद भी आपके साथ लगे थे। उसमें बचाऊ सर का भी एक नाम है, वो पुराने एचओडी भी हुआ करते थे सर। वो लगते थे सर, उनसे मैं ऑप्टिक्स का बेसिक फंडामेंटल, जो बेसिक 9th एंड 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड में जो हमको सीख के आना चाहिए था, जो नहीं बताया गया, क्योंकि चल वो चीजें उन्होंने बताई। और मैं ईपी कॉलेज में सर वो लाइफ मैं अभी भी याद करता हूँ कि डिफरेंस क्या है ईपी कॉलेज और हरिश्चंद्रा कॉलेज मान लीजिए, वहाँ पे वहाँ के बच्चों में। तो मैं यही बोलता था कि लैब लैब डिफरेंट था। ईपी कॉलेज में लैब्स होती थी। वो अलग बात है कि कोई बच्चा लैब करे ना करे, बट मैं जो भी सुन रहा हूँ इस हमारे
बात को, तो मैं उसे न्यू जनरेशन को ऑलवेज मैं बोलूंगा कि बेटा आप लैब्स करो। अगर लैब की एक नॉलेज है, अगर आपको आता है, तो आप लाइफ में कभी आपको थियरी में फेल नहीं होगे। और दूसरी चीज की सर लैब में ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है सर, प्रैक्टिकल अप्रोच जिसको बोलते हैं, आपको लगता है कि थियरी ऐसे कह रही है बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो कुछ आपको अपना होता है ना कि एक अल्टरनेटिव आइडियाज लगाने पड़ते हैं, क्रिएटिव आइडिया कैसे कर सकते हैं, कौन सी सर्किट शॉर्ट करा दें। तो एक डिफरेंट अप्रोच निकल के आती है सर। तो लैब्स हमें लगता है कि करना चाहिए। और मैंने ग्रेजुएशन तक सर लैब ऑनेस्टली दिल से किया। तो ये सर ईपी कॉलेज का मेरा ग्रेजुएशन का ओवरऑल खट्टा मीठा सफर रहा। बहुत मस्ती में मैं ज्यादा सेकेंड ईयर में करने लगा, छात्र जीवन में भी सर पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गया। तो ओवरऑल ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ओनली पढ़ाई पे ध्यान दिया। फर्स्ट ईयर को पढ़ा था सर, फर्स्ट ईयर को जम के पढ़ा था। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को आई फील कंफर्टेबल, बिकॉज शायद उसका यही एक नतीजा था कि होता ना कि मास्टर्स में फिर कहीं एडमिशन अच्छे जगह पे नहीं हुआ। अ, होता ना कि आप लगा कि सिलेबस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी सर, सबसे बड़ी जो ईपी कॉलेज में थी, हम लोग प्लेन कोर्सेज पढ़ रहे थे। जब बीएससी एंट्रेंस में बैठे तो पता चला कि ऑनर्स के अकॉर्डिंग सिलेबस आ रहा है। नंबर ऑफ पेपर ऐसे थे सर जो नहीं पढ़े गए थे। तो हमारे साथ के कुछ कलीग बोलते थे कि बेटा नंबर ला रहे हो ना, इससे ऐसा नहीं होगा कि अच्छे जगह एडमिशन लेना है ना तो पढ़ लो, ये पेपर भी पढ़ लो, लेकिन कैजुअल अप्रोच। अरे ठीक है यार, एक दिन में पढ़ के फिजिक्स का पेपर दे दे रहे हैं, 100 में 90 नंबर आ जा रहे हैं, तो वहां भी कर लेंगे। बट वो शायद लाइफ का सब बहुत बड़ा फेल्योर था। ऐसा नहीं है। आपको कम्पिटिटिव एग्जाम तभी निकलेंगे जब आप डेली स्टडी करोगे। वन नाइट स्टडी, या वो होता है ना कि इनपुट की तरह, जो इसमें इंजीनियरिंग में नया नया कॉन्सेप्ट था सर कि एक रात में पूरे भर के जाओ और अगले दिन पेपर में उगल दो। ये चलता है सर। मतलब मैं बट वो कॉन्सेप्ट ईपी कॉलेज में भी चला और हम चलाए भी सर, और नंबर भी मिले। बट मैं न्यू जनरेशन को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना है तो इसको कॉन्सेप्ट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बट वो लाइफ में हमें मार्क्स मिले सर, लेकिन उसका फेल्योर ये हुआ कि हमें मास्टर्स में कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ। उसका रीजन यही था कि हम लोगों ने सेलेक्टिव स्टडी किया, स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं। और पेपर ले लिया, 5 साल का गेस करना चालू किया, ये आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, नहीं आएगा। तो 90% 80% तक गेसिंग मतलब हो जाती थी, क्योंकि हो जाने के बाद मार्क्स आ जाते थे सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप फेस नहीं कर पाएंगे। तो वही एक रीजन है कि सर हम लोगों के टाइम बस एक ही इंट्रेंस पता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे लाइफ फेल हो गई सर, नहीं एडमिशन हुआ। तो कह सकते हैं तो न्यू जनरेशन को यही है, आप थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, कॉन्टिन्यूअस पढ़िए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ओनली थ्योरी पार्ट पे फोकस मत कीजिए कि थ्योरी कर लिया, आपको डेरिवेशन आता है तो आप लगे कंपटीशन निकाल लोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब तक प्रॉब्लम नहीं करने आएगा ना, आपको मुश्किल होगा। तो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना सीखिए। अच्छा। हाँ, बीएससी के बाद सर एडमिशन नहीं हुआ मेरा। फिर मैं मास्टर्स, क्योंकि मार्क्स मेरे बहुत हाई थे, ईपी कॉलेज में सर 20 सीटें होती थी, तो मास्टर में मेरे एडमिशन सर उसी मार्क्स के बेसिस पे हो गए। मास्टर में स्टार्ट किया। यहाँ पे सर थोड़ा सा मैं बहुत होपलेस हो गया था। मेरे सारे फ्रेंड लगभग ईपी कॉलेज जो मेरे से लोअर ग्रेड भी थे सर, वहाँ पे जो होता ना कि कंटिन्यूअस स्टडी करते थे और 60% पाते थे, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। सेटबैक इन सेंस ये था कि लो कर लो, 75% लेके क्या करोगे आप, कहीं नहीं एडमिशन हुआ। बट जो 60 वाले थे, कंटिन्यूअस स्टडी करते थे सर, लगे रहते थे, उनके एडमिशंस इधर कहीं वो उन्होंने बीएचयू में लिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या कहीं डिफरेंट डिफरेंट वट एवर, किसी यूनिवर्सिटियों में या किसी पर्टिकुलर कोर्स में चले गए, कोई बीएड करने चला गया। तो मेरे लिए एक सेटबैक था। और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया, कहा कि मास्टर करूंगा और यहीं से करूंगा। मैं पापा ने बोला कि तुमको और भी कहीं से करना हो कर लो। मैं नहीं, अब मैं जो भी करना है यहीं करना है। इसके बाद सर थोड़ा सा मैं होपलेस सा हो गया था। फिर मेरी लाइफ में एंट्री होती है डॉक्टर बिपिन बहादुर की। इसीलिए सर मैंने दो पार्ट्स, फर्स्ट पोर्शन में मेरे जो लाइफ के मतलब हो सकता है ना कि मोटिवेटर रहे वो डॉक्टर प्रभाकर सिंह रहे। और सेकंड हाफ मास्टर्स में मेरी लाइफ के जो मोटिवेटर रहे और मेरे एक तरह से फादर फिगर भी हैं सर, डॉक्टर बिपिन बहादुर। रिलेशन इसलिए चला सर कि सर का जो कंट्रीब्यूशन था मेरी लाइफ में, मतलब एक मोटिवेटर के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक होता है ना कि फिजिक्स को फिर, जैसे मेरे साथ के बच्चे सर ग्रेजुएशन के जो थे निकल चुके थे, मैं अकेला पड़ गया था।
तो फिर वो सर जो थे वो लाइफ में आए, बोले कि बेटा कोई बात नहीं, फिजिक्स को ऐसे पढ़ो। तो एक होता ना कि प्रभाकर सर का एक डायनेमिक अप्रोच था, लेकिन डायनेमिक के साथ साथ एक आपको स्टैटिक अप्रोच भी रखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको, एक ठहराव जिसको बोलते हैं, वो बिपिन बहादुर सर ने दिया। और पहली बार बताया कि फिजिक्स में ये किताबें भी होती थी सर। ऑनेस्टली फ्रैंकली स्पीकिंग, फिजिक्स वालों का जो एडमिशंस कहीं अच्छे जगह ना होता होगा, उस वन ऑफ देम रीजन इन द बुक बिपिन बहादुर सर आए और क्लास में बोले कि मेरे सामने अगर वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते थे तो वो जेटली, ब्रांटन जोसेफन और पियर्सन की एक आध और अच्छी किताबें थी वो सर लेके आते थे, बोले कि इसके नीचे कोई हमसे बात नहीं करेगा। तो पहली बार जब सर की डर की वजह से हम लोगों ने उस किताबों को पढ़ना चालू किया और जो छोटी छोटी चीजें मिलनी चालू हुई सर, तब लगा कि ओ माय गॉड, मतलब बहुत कुछ हम लोगों ने कॉलेज में ग्रेजुएशन में तो किया ही नहीं, मतलब अब से करना चाहिए। फिर सर ने बोला बाइजर पढ़ो। फर्स्ट टाइम मैंने आर्थर बाइजर, एक फिजिक्स में सर बोलते ये है कि जो फिजिक्स पढ़ेगा वो फिजिक्स की बाइबल है, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए। और बिपिन बहादुर सर वही पेपर को पढ़ाते थे। जब उन्होंने पहली बार उनके मुंह से मैं किताब को नाम सुना सर, पढ़ना चालू किया, लगा ओ माय गॉड। तो जब किताब में लिखे हुए सब फालतू बकवास किया हुआ, असली किताब तो यहाँ पे पड़ी हुई है, और सस्ती किताब सर, सबसे पहले 200 की किताब आती थी सर। इसके बाद हम लोगों ने आर्थर बाइजर परचेज करना चालू किया, क्योंकि मैं न्यू हॉस्टल में रहता था। इसके बाद वो जो फर्स्ट ईयर्स जो मेरे नीचे जूनियर्स थे, वो जो क्वांटम के बोले सब किताब को फेंको आप, तो आर्थर बाइजर सब मैंने याद है सर कि मैं लंका गया था, बच्चे बोले कि भैया आप वो किताब ला दीजिए, इतनी तारीफ कर रहे हैं तो। और मैं ग्रिफिथ और आर्थर बाइजर, मेरी याद है मैं बीएचयू जाता था, दोस्तों जो मेरे दोस्त जाते थे, एक दिन में सर मैं 21 आर्थर बाइजर और 27 हमको याद है नंबर ग्रिफिथ की बुक्स में ऑटो में लाद के लेके न्यू हॉस्टल लेके आया सर, जब मैं उसमें एमएससी प्रीवियस में था। और बिपिन सर का सर एक जो पढ़ाने का जो एक डिफरेंट स्टाइल, उन्होंने एक रिसर्च अप्रोच दिया। प्रभाकर सिंह ने एक सर एक पढ़ाने की स्टाइल उनकी थोड़ा सा एक डिफरेंट थी। बिपिन सर ने हर चीज को आपको एक रिसर्च से जोड़ते थे। वो बोलते थे कि मास्टर कर रहे हो तो रिसर्च भी करना होगा आपको। और फिर उन्होंने सर एक होता है ना कि मतलब आपको मतलब ऑन पेपर जो चीजें चलती है, होता है कि मैंने ये बोल दिया ऐसे होता है वैसे होता है, बोले कुछ नहीं, फिजिक्स में ऐसे होता है कैसे होता है कोई मतलब नहीं है, जब तक पेपर पे नहीं हो रहा, लैब में नहीं हो रहा, कोई उसका मीनिंग नहीं है। तो फिर बिपिन सर से सर कह सकते हैं कि वो जैम है। और सर को सर मतलब हम लोग भी बोलते हैं कि सर को ईपी कॉलेज में नहीं, शुड बी एटलीस्ट मिनिमम में द सेंट्रल यूनिवर्सिटी या मोर देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी एंड सम अदर इंस्टीट्यूशन में वैसे प्रोफेसर को डिजर्व करना चाहिए सर। तो विपिन सर को और मैं एक छोटा सा सर मतलब मैं वो करना चाहूंगा, मेरा कैरियर बचाने में भी सर का एक मतलब योगदान रहा सर। एक्चुअली सर हॉस्टल में जब रहते हैं ना तो आपके सफलताएं भी मिलती हैं, साथ साथ में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। मैं एमएससी प्रीवियस में था 2003 में, और इसके बाद हॉस्टल से हम लोगों को निकाल दिया जाता है सर। विपिन सर आए तो बोले कहा हो जी, कहा हाल है, कहा परेशान हुआ, क्या बात है? बोले सर ये मेरे घर का बच्चा है, डिपार्टमेंट की इज्जत है, और कोई क्या कहता है नहीं कहता है, मैं रिटर्न दे रहा हूँ आप। बट पता नहीं सर, कोई ना कोई हमेशा गॉड फादर जनरेट हो जाता है। फिर एक और मेरे फेवरेट टीचर पीपी कॉलेज में उभर चुके थे, वो हिंदी डिपार्टमेंट के टीचर थे, डॉक्टर मनोज सिंह। दैट टाइम वो पीजी हॉस्टल के वार्डन थे। मैं उनके पास गया, विपिन सर ने फोन किया शायद मनोज सर को कि देखिए एक बच्चा है, इसको हॉस्टल चाहिए। मैं सर से मिला, उनको कन्विंस किया, और सर ने अपने वीटो पावर का यूज करके मेरे को हॉस्टल मिला। तो सर विपिन सर का मतलब मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, शायद वो न रहते तो पता नहीं क्या होता, एमएससी फाइनल में कंटिन्यू करता नहीं करता। आई थिंक एमएससी का दौर ऐसा रहा सर। तो यहाँ से मेरी 2004 में सर डीपी कॉलेज से कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ मास्टर पूरा हुआ। एमएससी फाइनल में सर थोड़ा सा मैं फिर अगेन वही, मेरी सर्किल थोड़ी सी लंबी, मैं सोशल था सर, रिलेशन बनाता था और रिलेशन को मेंटेन करता था। उसके चक्कर में हुआ क्या कि एमएससी प्रीवियस का जो आपके जो गोल्ड मेडल का तगमा आपके सर पे लगा, वो फाइनल में छीन सा गया। बिकॉज क्या है कि थोड़ी सी सर्किल में पीजी हॉस्टल में गया। कुछ पीजी हॉस्टल एक कंबाइंड हॉस्टल होता था जहाँ पे ईच इन एवरी ग्रुप के बच्चे रहते थे सर, मतलब आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, तो एग्रीकल्चर, तो थोड़ा सा पढ़ाई वहाँ पे डिस्टर्ब हुई।
बट ऐसा नहीं कर सकते। उसी हॉस्टल में संजय था और संजय ने 2004 का ही सर जीआरएफ निकाला। बट वो अपने आप को संतावना देने के लिए है कि शायद मैं दोस्तों की वजह से पढ़ नहीं पाया, बिकॉज सर्किल बड़ी हो गई। तो सर एमएससी मेरा फाइनल ईयर गड़बड़ हुआ, बट एनी हाउ मास्टर कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद ईपी कॉलेज 2004 में सर, मतलब ईपी चीजें। कॉलेज का सर मैं एक और अच्छी चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो जी वहाँ से गेम्स होते थे सर। जी मैं बाद में एक कंपेरेटिव स्टडी करूंगा कि डिफरेंस क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ईपी कॉलेज एंड बीएचयू में, वो बाद में आऊंगा सर। वहाँ जी। पे जो अच्छा लगा सर, सितंबर के महीने में एक उत्सव चालू होता था, फंक्शन। और अब बिलीव नहीं कीजिएगा सर, मेरा सेकेंड ईयर में मेरे को ना उस समय यूपी यूपी में एसआई की भर्ती आई हुई थी, और जो लड़के ग्रेजुएशन कर चुके थे और एसआई के फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। और एसआई का फिजिकल वही होता था जो यूपी कॉलेज का जो स्पोर्ट्स मीट होती थी, जैसे 100 मीटर 13 सेकंड, 200 मीटर 30 सेकंड, 400 मीटर 70 सेकंड, 15 फीट लॉन्ग जंप, 5 फीट हाई जंप। और मैं सर सभी को कंप्लीट करता था। मतलब मैं पांचों जो इवेंट होते थे मैं सब में पार्टिसिपेट करता था, और इजीली, बहुत इजीली उसको मैं कंप्लीट करता था। तो मैं बोलता था कि अरे यार ये तो सिंपल है, आप लोग बड़े बड़े इतनी एथलेटिक्स बॉडी है, कर नहीं पा रहे हो। तो बोलते थे लोग कॉलेज में, मेरा उसी समय नाम ना दरोगा रख दिए लोग हॉस्टल्स में, कि तुम दरोगा हो गए हो, एसआई की तुमने फिजिकल निकाल लिया। तो सर वो मेरे लाइफ का एक स्पेशल पार्ट होता था, एमपी हॉल में जाना। और मैं छोटे छोटे प्ले में मैं भी पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि हॉस्टल में आपस में कंपटीशंस होती थी कि कौन से हॉस्टल के पास वो कल्चर शील्ड आ रही है, कौन से हॉस्टल के पास स्पोर्ट्स की शील्ड आ रही है। तो एक जुनून होता था, एक कंपटीशन की भावना होती थी। और वो मैं लगा कि सर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसे इवेंट होने चाहिए। और यूपी कॉलेज का वो मैं एक तरह से बोल सकता हूँ ना कि एक एडिशनल और सरप्लस और मतलब टेंशन फ्री करने का एक तरह से आपको लाइफ में कंपटीशन के फीलिंग, क्योंकि सब जो कंपटीटर होते थे सब आपके फ्रेंड होते थे, उसमें ऐसा कोई नहीं था। साथ में ये होता था कि डी ब्लॉक जीत गया तो हम उनके पहले जाके लाल पेड़ा उनके खाते थे। तो एक होता ना कि फेयर कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन। और लेकिन वहां पे ग्राउंड में एक दूसरे के खिलाफ मतलब वोटिंग करना ताकि वो हार जाए। और लेकिन जैसे ही ग्राउंड के बाहर निकले, जो ट्रू स्पोर्ट्सशिप होती है सर, वो भी लाइफ में मैंने ईपी कॉलेज के ग्राउंड से सीखा। और पता नहीं उस ग्राउंड से तो सर बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स भी निकले। हम लोग तो कोई मतलब उसके धूल के बराबर भी नहीं है सर। बट हाँ, उस ग्राउंड का महिमा कह लीजिए या उस कल्चर कह लीजिए कि एक स्पोर्ट्सशिप की भावना आई कि लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम है तो हमेशा टीम वर्क में काम कीजिए। और फिजिकली सर कैसे फिट रहना है ईपी कॉलेज ने हमें सिखाया। तो हॉस्टल्स गेम चालू होते थे तो एक एक महीने पहले ही लोग ग्राउंड में जाके, वाई सर हमको याद है कि सुबह सुबह 6 बजे आ जाते थे। और इसके बाद 6 बजे से पूरा हॉस्टल खाली हो जाता था, सब लोग ग्राउंड में। भाई साहब कहते थे, हम लोग बोलते थे सर हम लोग साइंस वाले हैं, स्पोर्ट्स की शील्ड तो नहीं आएगी हमारे पास। बोलते कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स की शील्ड आए चाहे ना आए, कल्चर लेके आओ बट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। सर का बस यही कहना होता था। हम लोग जाते थे सर, और जितने भी हो सकती थी मैक्सिमम ईपी कॉलेज स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे। और स्पेशली मैं तो सर ईच एंड एवरी इवेंट को कंप्लीट करता था, और कभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ सर। मतलब होता था ना कि जो टाइम ड्यूरेशन थी विद इन टाइम, 5 इवेंट होते थे सर, एक इवेंट पूरा करने पे आपको 1 पॉइंट। मैं पांचों की पांचों कंप्लीट करता था सर। तो वो भी एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा सर यूपी कॉलेज का स्पोर्ट्स। और वो जो 3 सितंबर को राजर्षि जयंती मनाई जाती है सर, और इसके बाद जो कॉलेज का एनुअल फंक्शन, ये 2-3 इवेंट है सर जो मतलब डिफरेंट, एक डिफरेंट अप्रोच। एक लगा कि पढ़ाई के बाद भी कुछ लाइफ होती है, कुछ डिफरेंट सीखने का तरीका होता है। लाइक जो भी जिसका कोई डिबेट में बोलने को अच्छा हो, कोई सिंगिंग को आती हो, तो एक वो कल्चरल एक्टिविटीज को सर किसी कॉलेज में थोड़ा सा एक्सपोजर कम है, बट वहाँ पे जाके जिसको मौका मिलता था वो वहाँ पे अपने आप को एक्सपोज करता था। तो एक अच्छा था सर वो। जी। तो आपका एक नया फिर सफर चालू हुआ वाराणसी से नई दिल्ली का। आप जी जी एमएससी करने के जी जी बाद पीएचडी करने नई दिल्ली चले गए। कुछ वहाँ जी के जी। बारे में बताइए, कुछ वहाँ की यादों के बारे में, क्योंकि सब कुछ नया नया हाँ परिवेश। बिल्कुल सर। दिल्ली जाने के बाद एपी के बच्चे को तो सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम हुई है सर, वो इंग्लिश। जी और इंग्लिश ज्यादा प्रॉब्लम का, स्पेशली गाइड सुपरवाइजर के बाद सर, जब
टीचर ने मेरे को याद है, मेरे को सुपरवाइजर ने बोला लैब क्लास, पहली लैब क्लास। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मैंने बच्चों को मतलब होता था ना कि जो फिल्मों में हम इंग्लिश मूवीज में देखते थे उस स्टाइल में इंग्लिश बोल रहे हैं दिल्ली के प्रॉपर डीपीएस के बच्चे। अब मैं सर, अब होता था ना कि मेरे को याद है कि मैं पहली क्लास में मैं गया और मेरे हाथ कांप रहे थे सर, मतलब मैं सर्किट तक नहीं जोड़ पा रहा था, क्योंकि बच्चा उधर से कुछ बोल रहा है इंग्लिश में, समझ तो आ रही है, अब मैं जो उसको कैसे समझाऊं, तो मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग था। मैं, चूंकि मेरे सुपरवाइजर सर बिहार से थे, मैं जाको सर के साथ फ्रेंकली सर, मतलब अब होता ना कि हर लाइफ में सर आपके गॉड फादर मिलते चले गए, मतलब एक मोटिवेटर। तो ग्रेजुएशन प्रभाकर सिंह, मास्टर बिपिन बहादुर सर, और फिर पीएचडी, फिर जर्नी चालू होती है सर मेरे सुपरवाइजर के साथ। तो वैसा रिलेशन था नहीं सर, मतलब एक होता ना कि जैसे होता ना कि फादर और बेटे का रिलेशन है, वैसे मेरे सर के साथ था। सर बोले कि, बोला, वो मुस्कुरा रहे थे, उसको पता चल गया था कि ये तो आज मतलब खत्म है। बोले क्या रहा, कैसा रहा लैब का एक्सपीरियंस? तो और भी लैब में बच्चे थे सर, 12-13 जीआरएफ काम कर रहे, कुछ स्पेयर वाले थे। अब सबके सामने कैसे बोलोगे, अब जीआरएफ निकाल के आ रहे हो, पता चला कि फर्स्ट ईयर के बीएससी के बच्चों के साथ लैब भी नहीं करा पाए आप। मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा रहा। मतलब सर ने फिर बोला कि समझ गए वो, फिर उनको पता था कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, बाहर भेज दिए। बोले कैसा करो, दिल्ली आए हो ना, थोड़ा मूवी वूवी देखा करो इंग्लिश इंग्लिश वाली, मैगजीन पढ़ो, पेपर ऊपर मंगाया करो, जो मतलब उन्होंने बेसिक फंडामेंटल थे कि इंग्लिश के पेपर्स पढ़ो। और बोलो कि, उन्होंने बोला कि देखो मेरे को साल भर तक रिसर्च पीएचडी तो मतलब हो जाएगी, बट ना ये सब चीजें सीख लो, दिल्ली में आए हो, अगर तुम्हें ये चीजें नहीं पता कर पाओगे ना, तो तुम्हारी दिल्ली में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली कहानी हो जाएगी। तो पहले 1 साल तुम इंग्लिश पढ़ लो, कम्युनिकेशन सही कर लो, कहीं स्कूल स्कूल ट्रेनिंग वोनिंग होता है तो वो ज्वाइन कर लो। तो वो मेरे सर का, सुपरवाइजर का इस तरह का सपोर्ट था। तो मैं फिर धीरे धीरे उन्हीं बच्चों के साथ, और फिर इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज में, क्योंकि बच्चों को भी लग गया कि ये वहाँ लैब क्लासेस लेना पड़ता था सर पीएचडी स्टूडेंट्स को। पता नहीं अदर यूनिवर्सिटी में भी शायद कंपलसरी है या नहीं है, बट वहाँ पे सर 8 घंटे का लैब क्लासेस पर वीक लगा देते हैं, उसको भी लैब में जाना होता है। तो लैब में हम जाते थे सर, तो बच्चों से धीरे धीरे वो फिर सर वो हेजिटेशन जिसको बोलते हैं सर इंग्लिश का, वो खत्म हुआ और बच्चों से सीखा। और मतलब एक होता ना कि एक डिफरेंट अप्रोच बच्चों से भी पता चली। होता नहीं कुछ कुछ, कभी कभी सर आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको जब थर्ड लाइफ में घुसते हैं तो लगता है कि अरे आपको कुछ नहीं आता है। आपको तो ये नई चीजें ये है, मतलब एक पढ़ने का तरीका, एक सोचने का तरीका। वहां पे सर मेरे को पहली बार देखा मैंने, जब वही मैं अब आ रहा हूँ, डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, पता नहीं अभी का सिनारियो नहीं है। वहां पे सर यूनिवर्सिटी इनोवेशन प्रोजेक्ट के नाम से सर ग्रेजुएशन के बच्चों को प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करती है, और हर टीचर को मैंडेटरी करती है कि आप अपने साथ कुछ ग्रेजुएशन के बच्चों को, थर्ड ईयर का एक पेपर हमारा सर वहाँ पे, हमारे सुपरवाइजर की भी कहानी बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि कुछ थर्ड ईयर के बच्चे थे, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करो। तो थर्ड ईयर के बच्चों को सर हम साथ लेके उनके साथ काम करते थे। मतलब लैब में अब देखिए कौन से बच्चे हैं, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर, मास्टर्स के ऑब्वियस सी बात है, पीएचडी एंड रिसर्च स्कॉलर प्रोजेक्ट फेलो तो होते ही थे। तो थर्ड ईयर के बच्चे भी थे सर। वो कल्चर मैंने आई थिंक डिफरेंट यूनिवर्सिटी में नहीं देखा, इसमें थर्ड ईयर के बच्चों को एक पेपर, वो बच्चा चाहे तो एक पेपर को छोड़ के मतलब जितनी क्रेडिट का होता है पेपर, वो क्रेडिट को छोड़ के वो चाहे तो प्रोजेक्ट पर ले सकता है और प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर सकता है। तो धीरे धीरे सर उन्हीं प्रोजेक्ट में उन्हीं बच्चों के साथ घुल मिल के जिंदगी चालू हुई। और दिल्ली में सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और अच्छी बात थी सर, मेरे को ना मैरिड हॉस्टल मिल गया सुपरवाइजर की कृपा से। मैं शादी तो हुई नहीं थी, तो मैरिड हॉस्टल का एडवांटेज, हमारे जितने फ्रेंड जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या संजय को कह लीजिए एसएन बोस से, जेआरएफ की एक सर सबसे बड़ी डिमेरिट क्या होती थी, 6 महीने के बाद ये दिल्ली में आके इसको एक्टिवेट कराना पड़ता था, इस फेलोशिप को। सीएसआईआर को जो रिपोर्ट जाती है, वो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सर वो 6 महीने में दिल्ली, तो सबका वो ठिकाना होता था सर। वो हॉस्टल हॉस्टल की सबकी चाबी पता थी, वेदर मैं अपने होम टाउन भी आ गया हूँ, वो 2 कमरे का फ्लैट मिलता था सर, वहाँ पे सब कुछ तो चाबी रहती थी सर। वो लोग आते जाते रहना, तो उससे मेरे को एक फायदा, व्यक्तिगत फायदा क्या हुआ सर, कि मेरे को पता चलता था कि बीएचयू के बच्चे क्या कर रहे हैं,
अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबको 6 मंथ पे हमारा एक रीयूनियन होता था। और वो नंबर ऑफ कुछ आईआईटीज के बच्चे थे, किसी को दिल्ली में आके करेक्टराइजेशन कराना है, किसी को आयुका जाना है, किसी को एनपीएल जाना है, किसी को भी रहने की प्रॉब्लम होती थी तो वो मेरी हॉस्टल याद आती थी, वो चाबी उसको फिक्स होती थी सर। अच्छा रहा सर 5 साल करियर में। मेरे सुपरवाइजर ने हमेशा यही फोकस किया, 2-4 पेपर हो जाएंगे, अंग्रेजी बोलना सीख लो। और शायद मैंने सर दिल्ली में 5 साल के कैरियर में ये लगा कि अगर दिल्ली में आपको सरवाइव करना है तो दिस डैट करने सीखना होगा। मेरी स्किल अच्छी है एक्सपेरिमेंट के साथ, बिकॉज मैं सर के साथ भी लैब में जाता था और उनके साथ सीखता था। और सर अब मैं मास्टर में जब पीएचडी करने गया, मैं सर की क्लास में बैठता था जाके, यूजी की क्लासों में। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, पीएचडी वाले मेरे साथ के बच्चे बोलते थे अरे यार क्या कर रहे हो, मतलब कुछ भी करो यार, मैं बैठूंगा क्लास करूंगा। मैं सर की क्लास करता था, अंडर ग्रेजुएट क्लास, मैं सर की थ्योरी क्लास सभी अटेंड करता था, बहुत कुछ सीखा सर से। बट सर ने मेरे को मोटिवेट किया, उनको पता चला कि इस बच्चे के अंदर ना मैनेजमेंट स्किल्ड है और ये एडमिनिस्ट्रेटर टाइप, मेरे जो थोड़ा कल्चर है सर ना, मैं फील लाइक एडमिनिस्ट्रेटर मैं। तो वो बोले कि चलो तू लैब ही संभाल तब मेरा। तो मैं लैब में धीरे धीरे उनका लैब मैनेज करना, ऑल द थिंग्स। सर मेरे फिर डीन बने, तो टाइम के साथ तुम पीएचडी थीसिस जमा कर दो, मेरे को फिर जमा भी करा दिया। जमा कराने के बाद सर के कुछ कॉन्टेक्ट से पोस्ट डॉक इन न्यूजीलैंड, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है सर वहाँ पे, मैसे यूनिवर्सिटी है ऑकलैंड में। वहाँ से मेरे को फिर पोस्ट डॉक का भी ऑफर हुआ। बट जब तक मेरी शादी फिक्स हो गई और मैं फिर सर दिल्ली में ही एक जॉब मिल गई, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया सर। फिर इसके बाद ये करियर रहा सर मेरा। फिर ड्यू आ गया, फिर लगा रहा, फिर उसी में ड्यू में रहती है शायद। मतलब मेरे जो दोस्त जो पोस्ट डॉक करने गए सर बाहर, आज 40 इयर्स की एज हो गई, पोस्ट डॉक में हर साल जो अनसर्टेन जो लाइफ गुजार रहे हैं लोग कि 1 साल का फेलो, जैसे पोस्ट डॉक में सर 1 ईयर का मिलता है 10 नो, 1 साल के बाद पुनः इंडिया वापस आना, और वापस आने के बाद जॉब, फिर जब तक कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं जाना। आई थिंक उस लाइफ से मैं इनको ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपको जॉब इंडिया में तभी मिलेगी जब आप इंडिया में आके रहोगे। आप सोचो कि आप यूएस में, साउथ कोरिया में, जर्मन में सेटल्ड हो और यहाँ पे जॉब निकाल लो, तो वेरी टफ थिंग्स। तो बेटर है कि बेटर इंडिया में आओ, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी पकड़ो, देन आपको हो सकता है कि कुछ जॉब निकल जाए। और शायद सर मेरे कुछ फ्रेंड ने इसको इम्प्लीमेंट किया, वो साउथ कोरिया में थे, कुछ जर्मनी में थे सर, उन्होंने पोस्ट डॉक छोड़ा और इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आए, और विद इन 1 ईयर में सर यहाँ पे इंडिया में उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनी हाउ जॉब निकाल ली। तो बट मैं नहीं गया सर, मेरा पता नहीं उस तरह का अप्रोच नहीं था। तो ये मेरा कैरियर रहा सर। तो मैं चाहता हूँ सर, आपने जो मेरे से बोला था कि आप थोड़ा सा बच्चों के जी कैरियर प्रोस्पेक्टिव से बात जी करूँ, जी तो उस पर आप अगर अलाउ करें तो बिल्कुल मैं। बिल्कुल। अरे ये तो प्रोग्राम ही मेनली देखिए बच्चों के लिए, जूनियर्स के लिए है। सर मैं सभी पहले जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो हमें इस लेक्चर को सुन रहे हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपना जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो कीजिए। आप सबसे बड़ी समस्या जो ईटी कॉलेज में शायद अभी भी होगी सर, बच्चे नोट्स के साथ पढ़ते हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कॉलेज के बाहर एक 3D कोचिंग है, कोचिंग में इन्वॉल्व है सर। मैं एक आ रहा हूँ सर, एक एक चीज पे बुक्स पे भी डिस्कस करूंगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, आप ट्यूशंस को छोड़िए, ट्यूशंस करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सेल्फ स्टडी कीजिए। यही डिफरेंस है आप में और जो अच्छी जगह यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं। दिल्ली में सर कहीं ट्यूशन का कल्चर नहीं है सर, कोई बच्चा कोचिंग नहीं जाता, कोई बच्चा ट्यूशन नहीं लेता, सेल्फ स्टडी करते हैं, टीचर उन्हें मोटिवेट करते हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छे टीचर है सर, वहां भी सब। आईआईटी में भी सर मैं बोलते हैं ना कि सब घोड़े नहीं होते, गधे भी होते हैं सर। सेम कॉन्सेप्ट इवरी जगह है, ये नहीं कि आईआईटी में है तो मतलब बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि ना धूल के धौल सुहावने होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर से अच्छी किताबें पढ़ना चालू कीजिए। जैसे मैं कुछ किताबों का नाम लूंगा, एटलीस्ट हर फिजिक्स के बच्चा। और सबसे बड़ी सर हम मिस्टेक करते हैं ग्रेजुएशन में सर, शायद कोई गाइड नहीं करता, पूरा सिलेबस पे फोकस कर देते हैं सर। बट मेरा है कि जैसे जैम की तैयारी करना चाहते हैं, मैं बेसिकली जैम के जितने भी जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरी लेक्चर को सुन रहे हो, आप अच्छी किताबों को पढ़ना सीखिए। जी किताबों के साथ साथ आप
उस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अच्छी किताबें, फॉर एग्जांपल मैं कोई पूछे कि बच्चा अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में आता है कौन सी बुक्स पढ़े, ऑब्वियस सी बात है, आई थिंक हिंदुस्तान के मैं सभी यूनिवर्सिटियों को जहां तक सिलेबस को समझता हूँ, आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मिलेगा। आप फर्स्ट ईयर से एक पेपर लीजिए, मैं हर सेमेस्टर से एक पेपर की बात कर रहा हूँ। वहां से आप ग्रिफिथ बुक्स होती है सर, जी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक्स है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बुक है, इलेक्ट्रिसिटी बुक है सर ये जी ग्रिफिथ। जी आप ग्रिफिथ की बुक्स पढ़िए, जी एक पेपर आप ग्रिफिथ को पकड़ लीजिए, जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बाय ग्रिफिथ। जी इसमें आपको इलेक्ट्रिक लॉ और मैग्नेटिक लॉ के बारे में आपको डिटेल में मिलेगा। सेकेंड बुक्स के बारे में मैं जो फर्स्ट ईयर के बच्चों को बात करूंगा सर, मॉडर्न फिजिक्स की बुक्स होती है, आर्थर बाइजर। जी आप फर्स्ट ईयर इनफ। आप हम बाकी अब मैकेनिक्स में डीएस माथुर ईपी कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है सर, डीएस माथुर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है। जी बुक्स वो कॉमन है, ये दो बुक्स एडिशनल है जो फर्स्ट ईयर के में ईपी कॉलेज में शायद टीचर रिकमेंड ना करते हो। तो जी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफिथ पढ़िए, आर्थर बाइजर को पढ़िए। जी सेकेंड ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर से यहाँ पे थोड़ा क्वांटम कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है। हम यूपी कॉलेज में थे, सत्य प्रकाश पढ़ते थे सर। जी आपको सत्य प्रकाश पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, हो सकता है आप 90% मार्क्स मिल जाए, एग्जामिनेशन में सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा। जी अब बेटा फिर अगेन आपको चाहते हो, जैम आपका टारगेट है, तो सत्य प्रकाश को हटाइए। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स जेटली की बुक आती है, क्वांटम मैकेनिक ब्लॉस्टेन एंड जॉनसन की बुक्स आती है। जी आप इन दोनों बुक्स के लीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो क्वांटम मैकेनिक्स बाय ग्रिफिथ आता है, इस किताब को आप फिर पिकअप कीजिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैं जैम की बात कर रहा हूँ, डिट्टो क्वेश्चन वहां से एज इट इज क्वेश्चन उठते चले जाते हैं, पैरामीटर चेंज होता है बस, एज इट इज। तो दूसरा तीसरा पेपर ये हुआ। आ, फिर इसके बाद आपको यहीं पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का चक्कर भी आ जाएगा। सेकेंडरी में बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्ट हो जाता है, तो ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप इंडियन आथर में आप आरपी सिंह पढ़ रहे हैं वो भी चलेगा, आरपी जैन। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो फ्लॉट फ्लॉट की किताब पढ़िए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलीनियम एंड हेल्पियाज की बुक्स को देखिए आप। सिमिलरली आप सॉलिड स्टेट की तरफ जाते हैं, सॉलिड स्टेट भी ऐसा एक पेपर है, उसमें आप जाते हैं तो कीटेल की बुक्स को पढ़िए, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। और साथ साथ कीटेल के साथ, कीटेल में प्रॉब्लम क्या है, ओनली कॉन्सेप्चुअल है, तो थ्योरी इसमें क्वेश्चंस नहीं है। तो क्वेश्चंस के लिए कोई सीरीज पार्ट अगर आप ज्वाइन कर लें तो ज्यादा बेटर है। नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो, आप कोचिंग को मत कीजिए, मैं अगेन बोल रहा हूँ, कोचिंग को मत कीजिए। ओनली उसके जो टेस्ट सीरीज होते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस मिल जाए, जी वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जी तो इसके बाद थर्मल फिजिक्स की बात करते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थर्ड ईयर में आते हैं तो ये भी चालू हो जाएगा, उसमें पथारिया की किताब है, जी इस किताब को लीजिए, इसको पढ़िए। फिर इसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स आती है, सॉरी मैं भूल गया था, उसमें इंडियन ऑथर की एक बुक्स आती है, एस के दास, बहुत सफिशियंट बुक है, अच्छी बुक है। और बेसिकली ये 4 से 5 पेपर पे ही फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है, आपका जैम्स क्लियर हो जाएगा। हम सोच के क्या जाते हैं सर कि 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन है तो 100 में 100 करने, बिल्कुल नहीं करने हैं। आप बेसिक आपको जो होता है ना कि आपको जितने आते हैं वो उतने कीजिए, बट ये है कि अब गलत होने के चांसेस, जीरो एरर जिसको जीरो टॉलरेंस बोलते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलते हैं कि अगर तुम्हें 100 में 33 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 33 करके आना, सिलेक्शन डन होगा तुम्हारा। और बट ये करना कि 33 तो 33, 32 भी नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी फुल होनी चाहिए। तो ये मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप जैम के लिए ये 4-5 बुक्स आप बिल्कुल घर में रखिए, इसको पढ़िए, बाकी जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। बट मैं सर जैम के अलावा जी आपको जिसे दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसे जैम से आपके आईआईटी के दरवाजे खुल जाते हैं। बट किसी का सपना होता है सर कि ग्रेजुएशन में हमको पर्टिकुलर एक रिसर्च करना है, जी तो रिसर्च के लिए सर मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ कि जो भारत सरकार के कुछ ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, एमएससी प्लस पीएचडी। उसके लिए सर जेस्ट का एक एग्जामिनेशन होता है, अच्छा जीईएसटी, उसको ज्वाइंट इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। जी ये टेस्ट पीएचडी वालों के लिए, बच्चों के लिए भी सेम होता है, जो एमएससी प्लस पीएचडी करने जाते हैं उनके लिए भी सेम होता है। तो जैम आपका एक टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट जैम के थ्रू आप आईआईटी प्लस सम एनआईटीज, कुछ जी एनआईटीज में भी सर मास्टर जी कोर्स स्टार्ट जी कर दिया है, जी तो वहां भी आप जैम के थ्रू जा सकते हैं।
सेकेंड जो पॉपुलर एग्जामिनेशन है दैट इज कॉल्ड जेस्ट। ये मास्टर और मैं यूजी दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ। जैम अगर आप यूजी में हैं, मास्टर करना चाहते हैं तो जैम, पीजी पीजी करना, पीजी वाले बच्चे और यूजी बच्चे दोनों जेस्ट को दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे दोनों का पेपर सेम होता है जेस्ट में। और इसके थ्रू जो एडमिशंस होता है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक पीआरएल, एचआरआई, टीफर भी आता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भी जेस्ट के थ्रू एडमिशंस होते हैं। आईआईटी बैंक में कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो एक ऑप्शन है। जेस्ट 15-20 इंस्टीट्यूट, फिर भारत सरकार के इंडियन साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, आईसर जिसको बोलते हैं। 5-6 आईसर है, लाइक मोहाली में है, भुवनेश्वर में है, पुणे में है, त्रिवेंद्रम में है, तिरुपति में है। ये 6-7 इंस्टीट्यूट है आईसर के नाम से। इसमें भी इंटीग्रेटेड एमएससी हो रही है। लेकिन इसमें जो एडमिशन होगा वो जेस्ट के थ्रू होगा, GEST। फिर थर्ड जो एग्जामिनेशन है सर, वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर एग्जाम सर, जिसको टीफर बोलते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और इस एग्जामिनेशन का नाम है टीफर GS। TIFR GS के नाम से इंडिविजुअल एग्जाम कराता है, टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। और ये लोग बोलते हैं कि जिसको थ्योरेटिकल फिजिक्स में रिसर्च करना है, टीफर से बेस्ट कुछ भी नहीं है। और इसकी मेन ब्रांच मुंबई में है। तो इसके बाद सर एक और भारत सरकार का जो अभी 3 में ग्रेजुएशन के प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ, 3 एग्जामिनेशन ये हुए। चौथा एग्जामिनेशन अभी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के कंबाइंड एग्जामिनेशन, कुछ यूनिवर्सिटियां आ गई हैं स्कूल में सर, में भी आने वाले टाइम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जुट जाए। उसका नाम है नेस्ट, NEST, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अभी क्या हो रहा है कि BHU अपना अलग एग्जाम करा रही है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग करा रही है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग करा रही है। बट इसको अभी भारत सरकार ने 2-3 साल पहले से नेस्ट नाम से प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो नेस्ट के थ्रू हो, तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। फिर इसके बाद सर एक एग्जामिनेशन बहुत पॉपुलर है, जॉब प्लस MSc मिल जाएगा, जिसको IIST बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसरो कराता है सर। और इसमें आपको MSc के साथ उसी दिन आपको साइंटिस्ट, जैसे ही MSc आप कंप्लीट करेंगे आपको साइंटिस्ट B का स्टेटस आपको दे दिया जाएगा। ये इसको IIST होता है, ये अलग से इसको इसरो डॉस एडमिशन इसको बोलते हैं। इसरो का डॉस, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। ये भी MSc कराता है IIST में सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टीचिंग। तो ये ग्रेजुएशन के बच्चों को IIT जैम, जेस्ट, टीफर, आईसर, नेस्ट, some entrance examination of different university like BHU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, JNU और IIST है सर। ये ग्रेजुएशन के लिए है। सेम ये एग्जामिनेशन मास्टर के बच्चों के लिए भी वैलिड रहेगा। PhD करने के लिए एक चेंज ये हो जाएगा, जैम की जगह पे वहां पे गेट चालू हो जाएगा सर। बाकी जेस्ट भी चलेगा, टीफर का भी एग्जाम सेम एग्जामिनेशन रहेगा, आईसर का भी सेम एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो ये आपके ऑप्शन है सर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर करने का, आइदर PhD करने का। और एक चीज सर मैं थोड़ा सा बच्चों को ऐड करना चाहूंगा, अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट से MSc करते हैं तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट सर आपको 3000 to 5000 फेलोशिप भी देती है सर। नंबर ऑफ मैक्सिमम इंस्टीट्यूट सर, जेस्ट के थ्रू MSc करने पे आई थिंक अभी जैम के थ्रू नहीं मिलती है सर फेलोशिप, बट जेस्ट के थ्रू करने पे आपको ये फेलोशिप आई थिंक 5000 to 8000 के बीच में ये फेलोशिप आपको मास्टर करने पे भी दिया जाएगा। तो ये सर आपका एडमिशन प्रोस्पेक्टिव है। कैरियर ऑप्शन पे हम बात करते हैं, अगर कैरियर बनाना है आपको फिजिक्स के बाद, जैसे सर ने आप सर इसके बाद आप अगर आप मास्टर कर लेते हैं, मास्टर के बाद एक जॉब की बात आती है कि हमें जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो सबसे पहला मास्टर करने के बाद बच्चों का जो पहला एग्जाम आपके उनके प्रोस्पेक्टिव में आता है, दैट इज अ गेट। गेट है, नेट तो है आपके पास, आप CSIR नेट करते हैं तो आपका कॉलेज में लेक्चरशिप बन जाते हैं, आप बनने की एलिजिबिलिटी हो जाती है, बन नहीं जाते हैं, बनने की एलिजिबिलिटी हो जाती है। और 2021 से नया प्रोविजन आ गया कि यूनिवर्सिटियों में आप तभी आप टीचर बन पाएंगे जब आपके पास PhD होगी। आप नेट JRF भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहती है। MSc करने के बाद आपके पास सबसे पहला एग्जामिनेशन आता है गेट।
ठीक है। फिर डीआरडीओ का सर साइंटिस्ट बी का एग्जामिनेशन होता है, आप साइंटिस्ट बी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसरो के लिए भी सर साइंटिस्ट बी के लिए फॉर्म आता है। बार के लिए सर साइंटिस्ट बी के लिए फॉर्म आता है। ओएनजीसी, भेल एंड एनटीपीसी, इसमें जाने के लिए सर ये आपके गेट स्कोर पे आपका इंटरव्यू कॉल होती है। अगर आपने मास्टर कर लिया फिजिक्स में तो 3 ये भारत के बेस्ट पीएसयू होते हैं, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं नवरत्न कंपनियां, और इसमें जॉब करना अपने आप में एक प्रेस्टीज होता है। ओएनजीसी, भेल, एनटीपीसी, आईओसी, इंडियन ऑयल, इसमें आपके फिजिक्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। और इसमें जो आपको जॉब मिलेगी, पहले ओएनजीसी सर अपना सेपरेट एग्जाम कराती थी, अब इस शिक्षण एग्जाम को बंद करा दिया है। अब वो गेट के स्कोर पे आपका सिलेक्शन ले रही है कि वैलिड गेट स्कोर, वैलिड मीन्स अच्छा गेट स्कोर है, टॉप 20 में हो तो ओएनजीसी आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी, भेल कॉल करेगा, एनटीपीसी कॉल करेगा। तो ये आपका कैरियर ऑप्शन है सर, डीआरडीओ, इसरो, बार, ओएनजीसी, भेल, एनटीपीसी। डीआरडीओ का सेपरेट एग्जामिनेशन होगा साइंटिस्ट बी, इसरो के लिए भी साइंटिस्ट बी अलग एग्जामिनेशन होगा। बार्क में क्या, मैं नाम लेना चाहता हूँ सर, बार्क भी क्या करता है सर कि ये एक एमएससी कराती है सर 2 इयर्स का आफ्टर ग्रेजुएशन। और ये जो इसे अपने आप डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, और जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, एक तो डॉक्टर होता है सर, और साथ में जो ऑपरेटर्स को हैंडल करता है, लाइक एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन्स हुआ, ये बेसिकली एक रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। जो मतलब छोटी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ सर, छोटे जगह तक किसी को भी ऑपरेटर को बैठा दीजिए, बट जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए बार्क ने सर 2 इयर्स की एक एमएससी डिग्री चालू किया है, रेडियो फार्मेसी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, 2 इयर्स। और इसमें अच्छी बात क्या है सर, ये मास्टर प्रोग्राम बार का एडमिशन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसका नाम है सीएटी कैट। कैट मतलब एमबीए वाला कैट नहीं, कैट बार, इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सीएटी कैट, कैट बार। और इसमें अगर न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियो फार्मेसी में आप 2 इयर्स का एमएससी डिग्री करते हैं तो 2 फायदे हैं। पहली बात की जो प्लेसमेंट है सर, वर्ल्ड के टॉप लीडिंग में, इंडिया के टॉप लीडिंग हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि बार्क रेडियोलॉजी के लिए वर्ल्ड में जाना माना इंस्टीट्यूट है, तो वर्ल्ड टॉप लीडिंग हॉस्पिटल्स एज वेल एज जितने भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलने के चांसेस हैं, बट वर्ल्ड टॉप लीडिंग हॉस्पिटल एक हैंडसम पैकेज पे आपको रिक्रूट करती हैं। और मैं तो बताते हुए हर्ष हो रहा सर कि हमारे साथ का एक लड़का था जो बार्क से ये कोर्स किया रेडियो फार्मेसी का, और इस समय अपोलो दिल्ली में पोस्टेड है, इन द पैकेज ऑफ मोर देन 40 लाख के नियर अबाउट। और इसमें एक अच्छी बात क्या है सर, इसमें अगर आपका एमएससी में एडमिशन होता है तो आपको फेलोशिप भी मिलती है, 15,000 रुपये पर मंथ है। आई थिंक एमएससी लेवल पे अभी इतनी बड़ी फेलोशिप अभी कोई नहीं दे रहा है। तो एक ये ऑप्शन है। एक और ऑप्शन में सर जेएनयू के बारे में बोलना चाहूंगा। पता नहीं लोगों का गलत इमेज बना हुआ है, लोग कहते हैं दिल्ली कैसे पढ़ने जाऊंगा सर, जेएनयू आपके लिए मास्टर करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और कम पैसे में अभी भी जेएनयू की 320 रुपये पूरी इंक्लूडिंग हॉस्टल फी है। जो बच्चे गांव देहात से इसको सुन रहे हैं उनको लगता है कि अरे हम कैसे पढ़ेंगे, टैलेंट है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक 320 रुपये अगर आपके फादर दिहाड़ी मजदूर भी होंगे वो भी बियर कर लेंगे, और 1 साल की इंक्लूडिंग एडमिशन फी, हॉस्टल फी आपकी जेएनयू में भी आप मास्टर करने का एक ऑप्शन है। और जेएनयू का अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसको दे के आप मास्टर कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोस्पेक्टिव रहा सर एडमिशंस का। और कैरियर ऑप्शन है जिसमें डीआरडीओ, इसरो, बार्क, ओएनजीसी, भेल, गेल, एनटीपीसी वगैरह वगैरह। बहुत बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी है। इतना एक्सटेंसिव रिसर्च इवन हम खुद टीचर हैं, हमने भी नहीं किया है। आपने इतना जानकारी एकत्रित की, और जो बच्चे इसको सुनेंगे, अगर इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, खासकर जो आप किताबें बता रहे हैं और ये जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं, उसमें उनका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और मैं छात्रों से कहूँगा कि आपके इस वीडियो को कई बार देखें, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से समझें, और उससे बहुत नए-नए रास्ते उनके लिए बन सकते हैं। स्वाभाविक है, उसके लिए आपको सिंसियर तो रहना ही पड़ेगा। और जैसा कि डॉक्टर अंजनी जी कह ही रहे हैं कि किताबें जो हैं उस हिसाब से आप पढ़िए, मन से पढ़िए, बीएससी पार्ट 1 से पढ़िए, तो सफलता तो आनी ही आनी है।
और डॉक्टर अंजलि जी कुछ अगर आप बताना चाहें दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्च के सर संदर्भ में, जी जी या हाँ जो भी आप कोई भी हाँ चीज आप मैं बताना चाहें। बिल्कुल मैं सर एक कल्चर है जो डीयू में है और बाकी जगहों पे नहीं है सर। जैसे मैं सर लास्ट 2 साल से एनएसएस का इंचार्ज हूँ वहाँ पे, और मैं इस पैंडेमिक में भी सर कम से कम आई थिंक 130 लेक्चर कराया, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स ऑनलाइन ही लेक्चर में, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ एनजीओ वाले हैं सर। तो उससे सर बच्चों को एक डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म मिलता है कि बच्चों को जानने का मौका मिलता है कि चलो आज जैसे सपोज कीजिए 8th में विमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों को मदर डे पे सेलिब्रेट करते हैं तो कोई एक स्पीकर आया, बच्चे सुने, तो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, इस तरह के जो को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है सर, जो डीयू के बच्चे हैं सर, वो मतलब ह्यूज पार्टिसिपेट करते हैं। और डेली मेरे कॉलेज की बात कर रहा हूँ सर, सेमिनार हॉल डेली बुक्ड रहता है, और पूरा 1-1 घंटे का स्लॉट, दिन भर आपका कोई ना कोई डिग्निटरी, और दिन भर इसमें पेंडेमिक का टाइम चला है, हर सोसाइटी कोई ना कोई लेक्चर करा जा रही है जो बच्चे का जहाँ पे इंटरेस्ट है। अगर सपोज कीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा मेंटल स्ट्रेस पे मैंने एक लेक्चर करा रहा था सर, मेरे पैरेलल कोई कैरियर काउंसलिंग पे लेक्चर करा रहा था, मेरे पैरेलल अदर और भी लेक्चर चल रहे थे। तो बच्चों को इस पेंडेमिक में जहाँ पे लगता है कि मेरे को क्या सुनना है, वो वहां पे जाके सुनता है सर। तो ये इस तरह के कल्चर में चाहूंगा कि डिफरेंट कॉलेज, डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में भी आए, कि बच्चों को ओनली किताबी नॉलेज से और सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा भी अदर चीज सोचने का मौका दें। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक अच्छी बात क्या है, सीबीसीएस में एक जीई का पेपर होता है जनरल इलेक्टिव, और एक होता है स्किल इन्हांसमेंट पेपर। ये बच्चे चूज करते हैं, टीचर डिसाइड नहीं कर सकता कि बच्चा क्या पढ़ेगा। उसमें होता क्या है कि सपोज कीजिए एक बच्चे का टारगेट है कि मुझे फिजिक्स ऑनर्स पढ़ रहा है, और उसके बच्चे का टारगेट है अचानक कि मेरे को इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना है, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है। नाउ स्टूडेंट कैन चूज एज ए जीई पेपर एज ए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ले सकता है सर। तो उससे क्या है कि उसका बच्चे का सोचने का तरीका, उस बच्चे का अगर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट हो, पेपर वो कहीं से भी चूज कर सकता है सर। जी तो उस बच्चे को मतलब एक डिफरेंट सब्जेक्ट के अलावा भी सर, क्योंकि अब हम इसको सोच को बदलना पड़ेगा कि मैं मैथ का हूँ, फिजिक्स का हूँ, तो बच्चा जी में हमारे पेपर को ही चूज करे। इस अप्रोच को बदलना होगा, क्योंकि सर दिन पर दिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जा रही है, सरकार जी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बिल्कुल। किए जा रही है, फॉरेन के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। तो थोड़ा सा बच्चों को एक्सपोजर चाहिए सर, और टीचर्स को चाहिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम को ऑनलाइन भी कराएं। और कभी मतलब मैं चाहूंगा कि मेरा पुराना कॉलेज है, अगर कोलैबोरेट करके, तो मैं स्पीकर, तो सर चूंकि दिल्ली का कल्चर है तो स्पीकर बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। तमाम डिफरेंट आईएएस अफसर्स, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर, डिफरेंट यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर जो रिटायर होकर घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे हुए हैं, हम्म, उनको बोलने की आदत है, और उनको ऑडियंस चाहिए। बस उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको अप्रोच करना है सर फ्री ऑफ कॉस्ट, कि सर जी प्लीज आपको, आप अपने फील्ड के एक्सपर्टाइज हैं, आप प्लीज हमारे बच्चों को थोड़ा सा इनलाइट कीजिए। वो विलिंगली विदाउट कास्ट चलो आते हैं ऑनलाइन। अब तो और अच्छा तरीका आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया है कि अमेरिका से फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में कोई बोल सकता है। तो इस तरह का डेली लेक्चर सर होना चाहिए। और मैं एक शेयर करूंगा सर इसी लेक्चर को, भारत सरकार ने सर ऑब्जर्व किया, मैंने देखने भी नहीं गया, और लास्ट ईयर हमको हर्षवर्धन जी ने सर एक पुरस्कार भी दिया कि आपको इस एक्टिविटी और जो आप इस तरह की चीजें बहुत कर अच्छा। रहे हैं, तो जी उसके लिए जो भारत सरकार का मंत्रालय है, फैमिली फैमिली वेलफेयर समथिंग, जी जिसके हर्षवर्धन जी मंत्री हैं, हाँ, वो याद नहीं मिनिस्टर आ ऑफ रहा। हेल्थ, हेल्थ के हैं इस समय तो। इससे पहले हाँ, साइंस एंड हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के फैमिली थे। वेलफेयर। जी हाँ हाँ, तो उन्होंने मेरे को रिकग्नाइज किया, और उन्होंने स्पेशली एक प्रोग्राम था उसमें हिंदुस्तान भर के जो इस तरह के लोग हैं जो टीचिंग फील्ड में है और इस तरह के इनिशिएटिव को ले रहे हैं, जी उनको सबको, ऐसा नहीं है कि मेरे को ही बुलाया गया था, हर रीजन से टीचरों को बुलाया गया था, कि जी जो इस तरह के इनिशिएटिव को ले रहे हैं, कि जो बच्चों को कोई एड्स पे लेक्चर करवा रहा है, कोई कोविड। मैंने सर अभी आपने देखा होगा के अग्रवाल जी का डेथ हुआ है, जी डॉक्टर के अग्रवाल, जी जी मैं जी उनके 2-3 लेक्चर करवाया हुआ था सर। तो मेरे को जहाँ पता चलता था कि ये बड़ा अच्छा लेक्चर है,
मैं उनको मेल लिखता और बोलता कि सर प्लीज हमारे लिए भी टाइम निकालिए, और मैं इस तरह के लेक्चर सर बच्चों को कराता रहता हूँ, जो बहुत फिजिक्स अच्छा। के अलावा मेरा एक हॉबी है सर, मैं करता भी हूँ। जी। और इसको भारत सरकार ने भी सर एक तरह से कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज किया, और लास्ट ईयर मेरे को इसके लिए अवार्ड भी दिया सर। बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है। एक पूर्व छात्र हैं आप हमारे, और आपके अचीवमेंट हमारे अचीवमेंट होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है हम हमारे लिए, हमारे कॉलेज जी परिवार जी के लिए। और जैसा आपने कहा कि एक्सपोज़र का मसला होता है, बच्चे को आप एक्सपोज़ कराइए, अच्छे-अच्छे स्पीकर्स मिलें, और वैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसी बात पे उसी दिशा की ओर ले जी दी जी जा रही है कि जहाँ पर बच्चे को छोड़ दिया जा रहा है कि वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखे, वो हो सकता है फिजिक्स में और बिल्कुल साथ-साथ हिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट हो, तो वो अपना दोनों को बिल्कुल। पढ़े। डीयू ने इसकी शुरुआत की, राइट आपके राइट। पूर्व वाइस चांसलर साहब जो रहे, जो मैथमेटिक्स के जी थे, जी जी वहाँ से ये हाँ शुरुआत हाँ, हुई दिनेश थी। सिंह। जी, वहाँ से जी जी शुरुआत हुई थी, और अब भारत सरकार ने भी कमोबेश न्यू एजुकेशन पॉलिसी जी। में उसी को ही एक्सेप्ट कर लिया। आपने बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें अभी तक बताई हैं, कुछ और अगर आप हम लोग को बताना चाहें, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है सर। कि हम लोग ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जो दिल्ली का कल्चर है, दिल्ली के टीचिंग का जो कल्चर है, दिल्ली के यूनिवर्सिटीज़ का जो सोच है, वहाँ पर जो एक डायनामिक कल्चर है, उसको हम आज कनेक्ट कर पा रहे हैं आपके मार्फत। ये हो सकता है कि शायद मैं ही नहीं उतना जानता हूँ, हमारे साथ के लोग जानते रहे हों, पर बहुत हमें जानकारी मिल रही है आपसे। नहीं सर, बिल्कुल है। मैं और भी एक दो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि बच्चों को सर से मैं मेरे बच्चों को सर, जैसे फिजिक्स के ही बच्चे लीजिए, मैं जी, अपने यहाँ देखा कि हम किताबों में उलझे हुए हैं, और जी, किताबों को उलझ के बाकी की दुनिया देखा नहीं सर। आप थोड़ा सा बाहर भी निकलिए, अपने आप को जितना एक्सपोज नहीं करेंगे सर, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, हमारी यूनिवर्सिटी के अनगोइंग बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते कम से कम 20 से 25 बच्चे ऐसे रहते हैं जो सिविल सर्विसेज को क्रैक करते हैं। जी, उनका वो सपना नहीं है कि हमें जैम करना है, हमें ये करना है। जैसे हमें कॉलेज का नाम लेना चाहता हूँ सर, SRCC, श्री जी, राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। जी, मैं उसमें बच्चों से बात कीजिएगा कि पूछेगा कि बेटा आगे क्या करना है, एक बच्चा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मेरे को बैंकिंग PO करना है, मेरे को सेक्शन ऑफिसर बनना है। बोलते हैं मेरे को पॉलिसी मेकर बनना है, हमें यूएन के लिए काम करना है, यूनाइटेड नेशन के लिए काम करना है। मतलब इस तरह का अप्रोच सर। और ऐसा नहीं है कि उसमें उसमें होता क्या है सर कि सब सब घोड़े नहीं है, सब गधे भी हैं। उनको लगता है कि बगल वाला बच्चा बोलता है कि यूनाइटेड नेशन के लिए काम करना है, तो उसको लगता है ये यूनाइटेड नेशन होता क्या है, वो भी गूगल करता है। उसको लगता है कि इसके लिए कैसे तैयारियां करनी है, कैसे अप्रोच बदलनी है। तो होता सर कि एक माहौल सा बन जाता है सर, और धीरे जी, धीरे पूरा एक सिस्टम रन हो जाता है। वो माहौल कैसे बनेगा? अब मैं चूंकि सर, एक अच्छी बात है कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है बनारस में। अगर मान लीजिए आपको डिग्निटरी चूंकि नहीं मिलते हैं, आप ऑनलाइन में सर तमाम ऐसे लोग जो रिटायर्ड पर्सन है सर, वो इस विलिंगनेस में ही आके लेक्चर्स को दिए जा रहे हैं। जो अपने फील्ड के मास्टर्स हैं सर, उनसे अप्रोच कीजिए, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू उनको बुलाइए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बच्चे उनको सुने। क्योंकि सर अब किताबी उससे मेरा जो पर्सनल सोच है, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। थोड़ा सा जैम और जेस्ट ऑन द गेट तो है ही, अपने उस साइड में है, उसके अलावा भी आपको स्मार्ट रहना होगा सर। अगर नहीं बन पाते हैं तो मुश्किल होगा। वो वोकल तभी बनेंगे जब आप कॉलेज की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, छोटे छोटे प्रोग्राम कराइए, कभी डायस पे आइए, बोलने का सीखिए। ये तरह की छोटी छोटी चीजें हैं सर, हेजिटेशन को बाहर निकालिए। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि ओनली किताबी ही नॉलेज मत रखिए, कुछ अदर चीजों को भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जी, बस सर यही है। मैं जी, एज ए टीचर, मेरे को यह है कि अगर बच्चा कोई क्लास में आपके बदतमीजी भी करता है, तो आपको क्लास के बाहर, अकेले आपको वो स्टूडेंट है, एक फॉरगिवनेस का नेचर, एक बिहेवियर होना चाहिए किसी भी टीचर्स के लिए। जी। क्योंकि टीचर से एक हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। एज़ ए टीचर आप बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि आप उम्र में मुझसे छोटे हैं, मेरे से बाद में नौकरी की है, लेकिन आपने अभी जो कुछ बातें कही, उससे मुझे खुद सीखने का मौका मिल रहा है। क्यों, और शायद ये वही बात आती है कि एक्सपोज़र की बात आती है। मैं भले कह सकता हूँ कि मैं अच्छी संस्थाओं में पढ़ा हूँ, लेकिन वही बात आती है कि दिल्ली के बच्चे आखिर क्यों इतने वाइब्रेंट, वो सोसाइटी है, वो बच्चे इतने वाइब्रेंट हैं, वो बच्चे टीचर को सिखा देते हैं, और टीचर फिर इतना सीख जाता है, अपनी उम्र के अनुभव से सीख जाता है कि वो उनको फिर नई दिशा देना चालू कर देता है। आप जैसा एक मैच्योर टीचर निकल के आता है, जो हर तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो चलते-चलते डॉक्टर अंजनी जी,
कुछ और बातें जो हमारे बच्चों को अगर आप बताना चाहें, आपसे एक बहुत लंबा वार्तालाप हो चुका है और बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें पता चली हैं। आप कुछ बताना चाहें, हमारे बच्चों को कुछ कहना चाहें? लास्ट में सर मैं यही बोलना चाहूंगा, गिव अप मत कीजिए। और मैं छोटा सा वही बोला कि स्कूलिंग स्टार्ट करके शहर में आया, मेरे दोस्त थे जिसने गिव अप कर दिया, खत्म, वहीं पे डेड हो गए। मैं भी एक होता ना कि एक्सपोनेंटली डाउन गया, फिर लगा, फिर होता ना कि एक लंबी छलांग मारने के लिए 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा। फिजिक्स का रूल है, सिंपल कैलकुलेशन है ये। तो कोई बात नहीं, पीछे आइए, लंबी छलांग लीजिए, फिर जंप मारिए, फिर आपको। तो मैं यही बोला, कभी भी लाइफ में हर्डल्स आती जाएंगी, हर्डल्स लाइफ में लॉन्ग आपको आती जाएंगी, घबराइए नहीं, 2 स्टेप पीछे जाइए, लंबा जंप मारिए। सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर पढ़ते होंगे तो यही कॉन्सेप्ट है कि कभी भी आपको लाइफ में हर्डल आए तो हर्डल को बिना पीछे जाए हुए आप जंप नहीं कर सकते हैं। तो आप जहां भी आपको हर्डल दिखाई, वेट, बैक, जंप, आप बिल्कुल आप क्रॉस करेंगे। और लाइफ में सर छोटे छोटे इवेंट होते रहेंगे, उसको बाहर निकलना है। तो शायद ये मेरे को यूपी कॉलेज का जो हॉस्टल था सर, उसने दिया चैलेंजिंग कि कैसे आपको सरवाइव करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। और मैं थोड़ा सा एक और लास्ट वर्ड, ये ओनली पढ़ाई ही लाइफ का एक मोटिव नहीं होना चाहिए। जी। इंसान एक हमने नैतिक शिक्षा में पढ़ा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो कहने का मतलब यही है सर कि लाइफ में कुछ दोस्त बनाइए, उनके साथ उनके सुख दुख में भाग लीजिए, ताकि वो आपके साथ आए। बाकी जिंदगी में सक्सेस एक अलग पैरामीटर हो सकता है, थोड़ा सा कम सक्सेस लीजिए, बट ये पार्ट भी आपकी लाइफ में होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। ये जी। लास्ट मतलब इस लेक्चर को मैं यहीं पे इस वर्ड से कंप्लीट करूंगा कि आप सोशल बनिए। जी। इंसान एक होता है कि सामाजिक होता है, कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। तो आप जानवर मत बनिए, सेंसिटिविटी लाइए अपने अंदर, समाज में रहिए, लोगों से बात कीजिए, देखिए आसपास पड़ोस में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में लेके आइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप एक होता है ना कि एक लोग कहते हैं एक छोटा सा पत्थर तो उठारो यारो, तो वो वाली कहानी पे है कि आप छोटा सा इनिशिएटिव लेंगे, अदर लोग भी लेना चालू करेंगे। तो बस यही है सर। मैंने यूपी कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बनाए, जो आज 20 साल बाद भी सर मेरी लाइफ का, मेरी फैमिली का पार्ट बन के हैं, और घर आना जाना है। और बिलीव है सर, ये नहीं कि अगर मेरे को सिस्टर को भी, जैसे होता है ना कि दोस्त एक दूसरे के घर जाता है तो भूल जाता है कि बहन को साथ कैसे भेजे, बट ऐसे दोस्त हैं तो कोई बात नहीं, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली है, बहन है, यार इसको हॉस्पिटल दिखा देना, उस टाइप के भी फ्रेंड में बने सर। यूपी कॉलेज ने बहुत कुछ दिया सर। और शायद जीने का नजरिया दिया, पढ़ाई दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, सबको मिल जाता है। जीने का नजरिया दिया है मैं, इस कॉलेज ने सर जीना कैसे है एक होता है ना, वो दिया सर। बाकी मैं यूपी कॉलेज का लाल पेड़ा, ऑब्वियस सी जी। बात है सर, मिस करता हूँ। वो टेस्ट, वो फीलिंग, वो सुगंध सर लाइफ में कहीं नहीं मिली। बिल्कुल। बिल्कुल। यही है सर, दैट्स इट। डॉक्टर अंजनी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबको दिया। बच्चों को तो दिया ही है, हम टीचर्स को भी दिया है, हम टीचर्स भी क्या-क्या और चीज़ें कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो माहौल है उसका क्या फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ-साथ आपने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी तैयार हैं कि अगर कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली में रहने वाले लोगों से जहाँ पर कि आपका संपर्क है, आपके कॉलेज का संपर्क है, उसमें आप मदद करने को तैयार हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें इतना समय दिया और मुझे लगता है कि हम लोग आगे भी आपसे मदद लेते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे, बच्चों के लिए और जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको मौका देने के लिए, थैंक यू।